आज जो है हम लोग सिनोनिम्स के जो है तीसरे पार्ट पर हम लोग जो है ना आज इस वीडियो में देखेंगे। कई शब्दों को देखेंगे और उसके मीनिंग्स और उसके जुड़े हुए जो भी है इंफॉर्मेशंस उसको अच्छी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो डायरेक्शंस जो इसमें दिशा निर्देश जो दिया गया कैसे आप इसको बनाएंगे उसके बारे में है। कहता है ईच आइटम इन दिस सेक्शन, जो इस सेक्शन के प्रत्येक आइटम जो होंगे कंसिस्ट्स ऑफ सेंटेंस। कंसिस्ट मीन्स होता है बना हुआ जिस चीज से है। तो कहता है सेक्शन का कंसिस्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस से बना हुआ है, सेंटेंस है विथ एन अंडरलाइन वर्ड, और वो जो है अंडरलाइन वर्ड है फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, और वो 4 वर्ड से फॉलोड बाय 4 वर्ड, 4 वर्ड से जुड़े हुए या ग्रुप ऑफ वर्ड से। ठीक है, सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। कहता है जो अंडरलाइन वर्ड है उसके काफी जो है क्या हो, करीब हो, उसके जैसा हो, सिमिलर वर्ड हो, उस सिमिलर वर्ड को पॉइंट आउट करना है या उसको हम लोग को चुनना है। ठीक है, सेलेक्ट करना है। कहता है ईच आइटम इन दिस सेक्शंस कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस with an underlined word followed by 4 words और group of words। जैसे आप देखेंगे एक ऑप्शन से भी है तो इसमें 4 है, 1 2 3 4 और एक सेंटेंस है दिया हुआ जैसे all these items have been marked down। तो ये जो है all these items have been marked down जो है ये एक सेंटेंस है और इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो मार्क डाउन है और इसी मार्क डाउन का कहता है कि जो मोस्ट सिमिलर वर्ड्स हो उसको क्या करना, सेलेक्ट करना, या जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे यहाँ पर रिड्यूस्ड इन प्राइस ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया या वर्ड कहिए, इसको फ्रेजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया सकता है आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया जा सकता है या आपको दिया जा सकता है फ्रेजेस भी दिया जा सकता है, दोनों चीजें आ सकती है आपके विकल्प। तो मेरा इस तरह से डायरेक्शंस में जब आप देखेंगे तो ये जो हम लोग आज हम लोग बात करेंगे सिनोनिम्स का, तो उसमें से जो है ना पहला जो प्रश्न आपका है इसमें दिया है मार्क डाउन, दूसरा जो दिया है एफ्रॉन्टरी दिया है, तीसरा जो आपका दिया है वो दिया है डिवास्टेटिंग दिया है, चौथा जो वर्ड आप देख रहे हैं वो है एग्जॉस्टिंग दिया हुआ है, पांचवा जो है लेइंग अप है, उसके बाद जो है यहाँ माइट दिया हुआ है, उसके बाद फिर ड्वेल्स दिया हुआ है, उसके बाद मंडेन है, रिस्पॉन्ड टू है, उसके बाद डेंजरस है, उसके बाद आपको मिलेंगे एनुअल है, फेनेटिक है, ठीक है, ट्रिवियल है, और जो है आपका डिक्टेटर है, और जो आपका अनलिमिटेड है। ये सभी वर्ड पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और एक एक वर्ड जो और भी इसके ऑप्शंस में दिए हैं उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि ऑल दीज आइटम्स हैव बीन मार्क्ड डाउन। अब यहाँ पर जो शब्द देख रहे हैं आप मार्क डाउन, यहाँ पर मार्क जो है, मार्क मीन्स होता है चिन्हित करना। जैसे देखिए आप ये जो वर्ड देखते हैं मार्क डाउन में जो देखेंगे वर्ड जो है मार्क जो है MARK, ये मूल जो वर्ड है ये मार्क है, ये जो मूल वर्ड है ये मार्क है। ठीक है, ये जो मार्क देख रहे हैं MARK के मार्क, ये मार्क वर्ड जो है इसी का जो है पास्ट टेंस होता है मार्क्ड, MARKED, मार्क्ड। तो अब क्या कहता है कि इसमें जो मार्क डाउन है, पहले मार्क का मतलब समझना। मार्क का मतलब होता है चिन्हित करना, किसी भी चीज को जब चिन्हित करते हैं वो मार्क हो गया। इसी से डिमार्केशन शब्द बना, जिसे होता है ना किसी चीज का डिमार्केशन निर्धारित करना, सीमा निर्धारण कर देना, तो वो इसी मार्क शब्द से ही डिमार्क बना है। ठीक है, उसमें डिमार्केशन की बात होगी। तो ये बहुत सारे वर्ड जो साउंड अगर एक जैसा है तो उसके मीनिंग में भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिलता है देखने को।
यह मार्क मतलब होता है यहाँ पर चिन्हित करना या उसको चिन्ह देना या साइन जो है वो भी मार्क के रूप में आता है। किसी चीज में आप अंकित करते हो वो भी मार्क के रूप में देखा जाता है। तो उसी मार्क का जो है पास्ट टेंस होता है मार्क्ड, मार्क, मार्क्ड, मार्क्ड। तो जो ये मार्क्ड दिख रहे हैं तो मार्क्ड डाउन, मार्क्ड डाउन। अब डाउन का मतलब होता है नीचे करना, नीचे, और अप का जो सेंस होगा वो ऊपर के सेंस में होगा। जब किसी वस्तु की प्राइस को आप बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मार्क्ड अप हो जाएगा। और जब उसी वस्तु के प्राइस को जब नीचे करके रिड्यूस करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्क डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब या डाउन का मतलब सेंस जो है रिड्यूस के सेंस में, नीचे करने के सेंस में है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड्स होगा इसमें वो आपका हो जाएगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो होंगे इसमें वो आपका हो जाएगा ये जो देखा रिड्यूस्ड इन प्राइस, जो रिड्यूस्ड इन प्राइस है ये जो हो जाएगा ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा मार्कडाउन का। तो ये हो जाएगा आपका अप्रोप्रिएट जो आंसर जो हो जाएगा इसका आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिड्यूस्ड इन प्राइस, रिड्यूस्ड इन प्राइस। अब इसमें जो है हम लोग को देखेंगे जो हम लोग अब इसमें और भी वर्ड देखते हैं। लिखा है रिजर्व, पैक्ड अप, एंटर्ड। तो ये जो शब्द देख रहे हैं रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज को आप सुरक्षित करके रखते हैं तो उसको रिजर्व करते हैं। ये वर्ड जैसे आप रिजर्वेशन में, जैसे किसी कैटेगरीज के लिए जो किसी भी वैकेंसी में जो सीट आरक्षित की जाती है उसके लिए हम लोग कहते हैं रिजर्व कर दिया गया 10 सीट ओबीसी के लिए, 5 सीट जो है एससी के लिए, 4 सीट जो है एसटी के लिए, 9 सीट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 सीट जो है स्वतंत्रता सेनानी के नौती पोता के लिए, नौती नतनी के लिए, ये सभी जो है रिजर्वेशन जो जैसे सीट में दिया। तो रिजर्व करना मतलब सुरक्षित रखना। जैसे कभी कभी जज जो है अपना सब चीज कर लिया, पूरा देख लिए, जो भी कोर्ट का मैटर था पूरा ओवरव्यू हो गया, पूरा हियरिंग हो गया उसके बाद अब जो है उस पर हियरिंग नहीं करना है तो कहेंगे डिसीजन को जो है रिजर्व करके रख दिया गया है, बाद में इसको पब्लिश की जाएगी। तो रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रख देना या सुरक्षित रख देना या उसको आरक्षित कर देना, इसके लिए जो है रिजर्व। पैक्ड अप जो है, जैसे पैक मतलब क्या था, तैयार करके पूरा जब तैयार कर लेंगे, पूरा कर लेंगे तो क्या हो गया, वो पैक करके किसी वस्तु को चारों तरफ से घेर दिए, पैक कर दिए। जैसे होता है ना आपको गिफ्ट देते हैं उसको पैक करा, पैक्ड अप मतलब तैयार कर देना, पूरी तरह से तैयार हो जाना, उसके सेंस में पैक्ड अप। रिड्यूस का मतलब था कम होना, इसी से बना रिडक्शन वर्ड। रिडक्शन जो है इसी से रिडक्शन हो गया। रिड्यूस का जो है जो पास्ट रूप है वो रिड्यूस्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या गया, इसको घटा दिया गया है किस चीज के, प्राइस को, इन प्राइस। जो मार्क डाउन हो गया यहाँ रिड्यूस्ड इन प्राइस है। कहता है ऑल दीज आइटम्स हैव बीन मार्क डाउन। इसका मतलब जितने भी आइटम्स थे सभी आइटम्स की जो वस्तुओं की जो कीमत थी वो क्या कर दी गई, घटा दी गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिड्यूस्ड इन प्राइस, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और फिर एंटर, एंटर मतलब प्रवेश करना, इसी से जो है आपका बना है वर्ड एंटर्ड। इसी का जो है एंटर का ही जो है पास्ट हो गया आपका एंटर्ड हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 87 में। कहता हाउ कैन यू हैव द effrontery to ask for another loan। अब देखिए इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने पहले ही लोन ले रखा है, ठीक है, और उसके बाद जो है कहता है another मतलब क्या होगा, अन्य, दूसरा की बात हो रहा है। दैट मीन्स अभी जो है उसको बाइसिकल का लोन चल रहा होगा, मोटरसाइकिल का लोन चल रहा होगा, कार का लोन चल रहा होगा, अब वो खोज रहा होगा एरोप्लेन का लोन चाहिए हमको। तो ऐसी परिस्थिति में तो निश्चित रूप से जो है वो क्या करेंगे, गुस्साएंगे ही जिसके पास जाएंगे लोन के लिए। ठीक है, तो कहता हाउ कैन यू हैव द effrontery to ask for the another loan। तो आपके पास ऑलरेडी जो है टेलीविजन का लोन लिए हुए हैं, आपके पास ऑलरेडी कार का लोन लिए हुए हैं, अब फिर जो है आप जो ट्रेन के जाके तो वो गुस्साएंगे ही कि आपका इतनी बड़ी दुस्साहस कैसे हो जाती है कि आप जो है इस तरह के जो है मैंने क्या कहते हैं, आप पहले से ही लोन है और आप इतना बड़ा दुस्साहस कर ले कि ये और लोन के लिए, उसमें भी आप खोज रहे हैं कि
प्लान हमको खरीदना, प्लान के लिए लोन चाहिए। तो कहने का मतलब इस प्रश्न इसके लिए डेयर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो या दुस्साहस के रूप में, या ऐसा आपने सोचा क्यों, इस तरह की चीजें जो होंगे होगा। तो ये पॉजिटिव सेंस में नहीं है। अगर पॉजिटिव सेंस में रहता तो ये करेज होता है इसका, एफर्मेटरी अगर पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, ठीक है, अगर इसमें सकारात्मकता आता है इन चीजों में, तो ये इसका आंसर क्या होता है, ये करेज वर्ड होता है, इसका करेज आंसर होता है। लेकिन जो है चूंकि ये जो है ये निगेटिव है, चीजों को दिखा रहा है कि हाउ कैन यू हैव द एफर्मेटरी टू आस्क फॉर द अनदर, आपने जो है ऐसा कैसे कहता, हाउ कैन यू हैव द एफर्मेटरी टू आस्क फॉर द अनदर लोन, आपने दूसरे लोन के लिए कैसे आपने इतना बड़ा जो है दुस्साहस किया, या आप कह सकते हैं उसको कैसे जो है आपने इस तरह की चीजों को जो है आपने रखा, इस तरह की बातें रखा। तो ये जो है ना इसके लिए जो है वर्ड जो है कुछ महत्वपूर्ण जो वर्ड इसके लिए यूज किया गया है वो है आपके लिए, इसके लिए हो गया आपका ओडोसिटी, भी इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, ओडोसिटी, ओडोसिटी हो गया। उसके बाद है इंसोलेंस हो गया, ठीक है। तो इसको स्पंक वर्ड भी जो करते हैं, ये सभी वर्ड जो है इसके लिए यूज करते हैं। लेकिन हिंदी में जो होता है ना, कहता है अरे थोड़ा अभी तो जैसे तुम्हारे पास दो को लोन चल ही रहा है, तीसरा जब बेशर्म की तरह आ गए हो मांगने के लिए। जैसे आप किसी के पास पैसा लिए हुए हैं, एक बार लिए आप 2000 टका, फिर लिए 3000 टका, फिर जाइएगा दो भाई बड़ा कष्ट में है, तकलीफ में है, वो दोनों 10,000 टका और जरूरत है। तो वैसे प्रश्न वो व्यक्ति क्या करता है, उसे करे बेशर्म कहीं का, पहले से दो पैसा लिए लौटा के दिए नहीं हो, और तीसरा जो है लेने के लिए चला बेशर्म। तो इस तरह की चीजें है, उसके लिए जो है जो मोस्ट यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा वो हो जाएगा आपका इम्प्रूडेंस हो जाएगा। तो ये जो इसका जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे इम्प्रूडेंस होंगे, इसका आंसर क्या होंगे, इम्प्रूडेंस होंगे। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा इसका आंसर इम्प्रूडेंस होगा। तो आपका ये बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अब लेकिन अब इसके बाद और भी वर्ड्स को हम लोग को जानना है, जिसमें जैसे दे दिया आपको राइट दिया, हार्ट दिया, करेज दिया। तो ये जो राइट देख रहे हैं आप, ये जो राइट वर्ड है RIGHT, राइट, राइट मीन्स होता है अधिकार। राइट का मतलब क्या होता है, अधिकार। तो लोन आपका अधिकार तो है नहीं, तो ये तो ऐसे ही आपका छटनी हो गया, इसके अप्रोप्रिएट में नहीं होगा। ये जो हार्ट है, ये दिल है, स्नेह की बात होगी, जब आप किसी से इमोशनली अटैच होंगे तभी ना हार्ट भी काम करते, ये हृदय है, ये हार्ट का मतलब हो गया हृदय हो गया, ये भी होगा नहीं। उसके बाद आता है करेज। करेज वर्ड जो है, जो करेज है, करेज का मतलब होता है आपके अंदर में जो उत्साह है, आपके अंदर में जो साहस है, उसी को करेज दिखाया जाता है। करेज जनरली जो है बहुत पॉजिटिव सेंस में आता है, हाँ, लेकिन इसका एफर्मेटरी का जो सिनोनिम्स करेज भी होता है, ऐसा नहीं कि इसका करेज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो है दिस इज नॉट सुटेबल वर्ड्स दैट इट्स मोस्ट एप्रोप्रिएट टू करेज। ये जो मोस्ट एप्रोप्रिएट इसका या सिमिलर टू करेज, करेज के करीब जो होगा, ये यहाँ पर सुटेबल नहीं होगा। इसीलिए आपको इस तरह से दिया गया ताकि आप इसमें जो है उलझे फंसे, ठीक है। यहाँ इम्प्रूडेंस जो होगा IMPUDENC, इम्प्रूडेंस इज द मोस्ट appropriate या मोस्ट सिमिलर वर्ड टू द एफर्मेटरी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। और करेज का मतलब होता है उत्साह, ये पॉजिटिव सेंस में होता है, जब आपके अंदर में बहुत ज्यादा उत्साह हो, किसी चीज को करने के प्रति हो, एंथुसियास्टिक जब आपके अंदर में फीलिंग्स हो, उस फीलिंग्स के लिए जो है ना करेज यूज किया जाता है जनरली, ठीक है। ये इम्प्रूडेंस जो है ये हो गया बेशर्म के लिए यूज किया गया। बेशर्म, पहले दो लोन लेकर खा लिया ऋण, उसके बाद फिर आया ऋण मांगने के लिए, इस तरह से बेशर्मी का हद कर दिया तुम। तो ये बेशर्मी का हद करने के सेंस में यहाँ पर जो है इम्प्रूडेंस यूज किया गया। हाउ कैन यू हैव द एफर्मेटरी टू आस्क द अनदर लोन, कि आपने जो है अनदर दूसरे लोन के लिए जो है इतना बड़ा दुस्साहस या बेशर्मी के साथ कहा है, पेशा है, इस तरह से चीजें कहना उचित नहीं। आगे जो वर्ड है 88 वर्ड आप देखिए इसको, देयर वाज ए डिवास्टेटिंग अटैक ऑन हिज वर्क। ये जो डिवास्टेटिंग होता है, ये डिवास्टेटिंग वर्ड जो है, अब ये जिसे डिवास्टेशन सुने होंगे, डिवास्टिंग, ये जो था भयावह के सेंस में होता है, आया बम गिराया पूरा जो है तहस नहस कर दिया। जैसे परमाणु बम जब गिरा था हिरोशिमा में या नागासाकी में जो गिरा था, वो क्या कर दिया था, वहाँ तहस नहस कर दिए थे। लोग के जो आँख है, आँख भी पिघल करके बाहर निकल गए थे, वो लिक्विड के फॉर्म में द्रव के तरफ बन गए थे, उनकी आँखें पानी जैसा बन गया था।
और जिसके इर्द गिर्द में गिरा उस व्यक्ति उसी समय जो है ना राख है वाष्प बन के ऊपर उड़ गए, जो दूर में थे, जो रेडिएशन से ऐसा हो गया। तो वो जो था उसका जो इम्पैक्ट था बॉम्ब का, बहुत ही डिवास्टिंग इम्पैक्ट था। कैसा इम्पैक्ट था? डिवास्टिंग इम्पैक्ट था, बहुत ही खतरनाक भयावह उसका इम्पैक्ट था। तो जो भयावहता होती है, वही भयावहता के लिए जो हम लोग यहाँ देखेंगे, जो इसके लिए मोस्ट सुटेबल जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? वो टेरिबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? टेरिबल होगा। जो आप टेरिबल देख रहे हैं, ये टेरिबल, ये जो देख रहे हैं आप, ये नंबर, ये इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है आपका डिवास्टिंग जो हो गया टेरिबल के लिए हो गया। डिवास्टिंग किसके लिए है? टेरिबल के लिए। अब कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है आकस्मिक। जैसे आप जो है ऑफिस जाते हैं, रोज जा रहे हैं, और एक दिन क्या हुआ, आप जो है ऑफिस जा रहे थे और जाने से पहले आपका 4 बार जो है आपको डिसेंट्री का जो है शिकार हो गए, 4 बार आपको बाथरूम जाना पड़ गया। तो आप क्या करेंगे? आप एक एप्लीकेशन जो है मैसेज कर देंगे कि हमको आज जो है कैजुअल लीव दे दीजिए, मतलब आकस्मिक लीव दे दीजिए। ठीक है, तो कैजुअल मतलब होता है आकस्मिक होता है, मतलब ये पहले से हमें पता नहीं है कि इसकी घटना घटने वाली है, इसको हम लोग कैजुअल कहते हैं जनरली। ठीक है, तो ऐसा आ गया अनफॉर्चुनेट, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से लिखा इसको कैजुअल। मतलब होता है ये रेगुलर नहीं है, ये पहले से डिफाइंड नहीं है, ये कैजुअल है, आकस्मिक है ये। ठीक है, तो ये डिवास्टिंग का क्या हो जाएगा? ये जो है टेरिबल होगा, कैजुअल नहीं होगा। कैजुअल का अर्थ होता है आकस्मिक होता है। ठीक है, जिसकी पूर्वानुमान नहीं रहता है हमको इस तरह की चीजें हैं होने वाली है, वो कैजुअल की। जैसे ड्रेसेस है, आप बहुत बढ़िया से पढ़ लिए तो अच्छा ड्रेस में रहे तो आपको डिसेंट ड्रेस करते हैं, या बहुत बढ़िया से ऐसे रफ टफ रहे तो उसके लिए भी कैजुअल यूज करता है। जैसे मान लीजिए कि बैठे हैं, अब बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बनाए नहीं है बाल, ऐसे कैजुअल लुक के साथ वीडियो बना रहे हैं, तो ये कैजुअल में आ जाएगा। वही बढ़िया से नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, इसको ऐसे ऐसे काट लेते हैं, तो थोड़ा सा जो है ना इसके लिए तैयार थे, बढ़िया विशेष रूप से बन ठन करके गए हैं, तो वो नहीं होता। जैसे अब ड्रेस जो पहने हुए हैं, मान लीजिए फुल पैंट शर्ट पहन के बैठ के बना रहे हैं, तो ये कैजुअल ड्रेस में नहीं है, ये फॉर्मल ड्रेस में है। और वही अगर हम क्या करते हैं, जो तौलिया लपेटे हुए हैं और उसी से जो है रूम में रहते हैं, और वही वीडियो बनाने की बात आया, तौली पहने हुए वीडियो बनाते, दैट इज कैजुअल के रूप में बना दिए इस चीज़ों को। जैसे बहुत सारे एक्टर देखते होंगे, एक्टिंग जो करता है तो लुंगी पहन के एक्टिंग कर लेगा, तो कैजुअल ड्रेस में जो है वो एक्टिंग हो जाती है। ये कैजुअल जो है ये जनरली इसी तरह के सेंस में हम लोग कैजुअल यूज करते हैं, जानते हैं। अब जो तीसरा वर्ड है वो सी में जो देखते हैं, अनइथिकल। पहले देखिए इथिक। इथिक क्या है? इथिक जो है, इथिक जो है वो सेट ऑफ मोरल का कंपोनेंट है, सेट ऑफ मोरल का कंपोनेंट है। और जो सोसाइटी सेटअप करती है कि व्हाट थिंग्स इज गुड एंड व्हाट थिंग्स इज बैड, ये आपको सोसाइटी आपके ब्रेन में एक सेटअप करती है चाइल्डहुड से ही। जब आप बच्चे जन्म लेते हैं तो उसी समय आपकी माँ कहती है कि बेटा ये नहीं करना है, जैसे कहेगा चोरी नहीं करना है बेटा, ये जो है पाप है या अनइथिकल है। तो अनइथिकल जो होता है वो इथिक्स और नैतिक इसको कहते हैं। उसके बाद जैसे सोसाइटी में बोलेगा आपको किसी का जो पैसा अगर लिए हैं तो बेईमानी नहीं करना है, क्योंकि वो क्या है? अनइथिकल है। वो क्या है? अनइथिकल है। वो क्या है? अनइथिकल है। अनइथिकल का मतलब हो गया आपका अनैतिक। अनइथिकल का मतलब क्या गया? अनैतिक। अनैतिक, अनैतिक, अनैतिक मतलब अनइथिकल। इथिकल मतलब होता है नैतिक। जैसे नैतिक मूल्य हो गया, जैसे क्या? चोरी नहीं करना है, दूसरे की माता बहनों पर जो है बुरी नजर से नहीं देखना है, ठीक है, किसी के पैसा नहीं बेईमानी करना है, ठीक है। ये सभी जो चीज आएंगे किसमें आएंगे? इथिक्स में आएंगे। और अनइथिकल्स में क्या आएगा? जस्ट इसका अपोजिट। दूसरे का धन देखे, दूसरे का संपत्ति देखे, दूसरे की चीजों को देखे और उसको क्या करने लगे? अपना जो आकांक्षाएं पालने लगे, कभी चुरा लिए, कभी बेईमानी कर लिए, कभी कुछ कर लिए, कभी कुछ कर लिए। ये जो होगा अनइथिकल होगा। मतलब सेट ऑफ मोरल्स जो सोसाइटी के द्वारा दिया गया है, उस मोरल सेट्स के अगेंस्ट में किसी तरह का जो काम करना जो होता है वह अनइथिकल होता है। और उस सेट ऑफ मोरल के बाउंड्री के अंदर में जो काम करना रहता है उसी को हम लोग कहते हैं इथिकल कहेंगे, ठीक है। ये इथिकल हो गया और अनइथिकल। उसका तो मोटिवेटेड, ये जो देख रहे वर्ड मोटिवेटेड माने जैसे ये मोटिवेटेड होकर के, जैसे आप जो है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे और आपके दिमाग में आ गया, कोई टीचर बोला तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो,
ग्रुप डी की क्यों, तुम तो आईएएस का भी तैयारी करोगे तो आईएएस तुम बन सकते हो, तो क्यों नहीं तुम तैयारी कर देते आईएएस का है। इसका मतलब वो मोटिवेट हो गया किस चीज के प्रिपरेशन के लिए, आईएएस के प्रिपरेशन के लिए, और उन्होंने आईएएस की प्रिपरेशन किया और मोटिवेट होने के कारण उसके अंदर में जो ऊर्जा जगी वह ऊर्जा इस स्तर से जगी, वह रोज 16 घंटा 17 घंटा जो है मेहनत करने लगा, और उस मेहनत में वो दिल से मेहनत करने लगा और चीज़ों को समझने लगा, और जो है साल भर बाद कंप्लीट भी कर गया। तो ऐसी परिस्थिति में वो बन गया, तो वो क्या हो गया, उनको जो वो बने, जो वो उनसे मोटिवेटेड हुए, जो उनको प्रेरणा दिए, प्रेरित होकर के वो आईएएस बने। तो जब कोई प्रेरित होकर के जब काम करेंगे, इंस्पायर्ड होकर कोई काम करेंगे, वो मोटिवेटेड बनेगा। ठीक है, वैसे आतंकवादी भी मोटिवेटेड करके ही आतंकवादी बनाता है। जैसे मान लीजिए हाफिज सईद जो पाकिस्तान के बहुत बड़े खूंखार भयंकर आतंकवादी है, तो वो क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं उसको, जो टीनेजर्स लोग के जो बच्चे होते हैं उसको मोटिवेट करते हैं, और किधर मोटिवेट करते हैं, उसको हाइपोटेनाइज करके, मोटिवेट करके उसको जो है आतंकवादी बनाते हैं। और उसके बाद कहेंगे देखो भारत के जितने लोगों को परेशान करोगे उतना तुम पर जो है जो ऊपर वाले जो होंगे मेहरबान होंगे और तुम्हें जन्नत भी मिलेंगे। तो और उस बच्चे को क्या करते हैं, हाफिज सईद जो है लगा देंगे बॉम्ब दे हाथ में और कहेंगे जाओ हिंदुस्तानियों को परेशान करो। ठीक है, तो ये जो हो गया वो हाफिज सईद के द्वारा क्या हो गया, वो बच्चा मोटिवेटेड, वो ऐसा नहीं था उसके अंदर पहले से ये बातें नहीं था कि जो है हमको भारत के किसी लोगों को डिस्टर्ब करना है, परेशान करना है या इस तरह से चीजें करना है। ठीक है, लेकिन उसने उससे क्या होकर के हाइपोटेनाइज होकर के, मोटिवेटेड होकर के उन्होंने इस तरह के अंजाम को देने के लिए आया, और भारत की जो बॉर्डर पर सैनिक थे उस सैनिकों ने उसका बढ़िया से जो है बंदूकों की जो है गोली से स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उसको डायरेक्ट पहुंचा दिया जहां उसको जाना था। ठीक है, कहने का मतलब हुआ मोटिवेटेड मतलब होता है किसी से इंस्पायर्ड होकर के, किसी से प्रेरित होकर के, किसी से हाइपोटेनाइज होकर के जब उस चीज को करने लगेगा मोटिवेटेड का, ये हो गया आपका मोटिवेटेड। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें जो वर्ड है, अब इसमें जो वर्ड है कमिटी कंडक्टेड एन एग्जॉस्टिव इंक्वायरी। जो एग्जॉस्टिव मतलब होता है पूरा पूरा संपूर्ण, ऐसा कुछ चीज छोड़ा ही नहीं, पूरी की पूरी जो है चीजों को उन्होंने देख सुन करके बढ़िया से इसको किया। तो ये जो हो जाएगा आपका एग्जॉस्टिव हो गया, मतलब पूरा कंप्लीट करके। और ये थकाऊ भी हो सकता है एग्जॉस्टिव, लेकिन जैसे टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पर नहीं समझेंगे हम लोग, इसको टाइम कंज्यूमिंग नहीं समझेंगे। टाइम कंज्यूमिंग जो होता है वो थकाऊ होता है, लेकिन यहाँ जो है कि कमिटी ने जो कंडक्ट किया किस चीज को, इंक्वायरी को, कैसे किया, पूरी की पूरी हर चीज को कमिटी ने देखा। जो समिति थी, कमिटी मतलब समिति, जैसे सोसाइटी जो आपका बना रहा था वहाँ पर कमिटी होते हैं, उसके चेयरमैन होंगे, कोई उसके मेंबर होते हैं कमिटी में। ठीक है, तो एक तरह कमिटी, उसमें ट्रेजर भी होते हैं कमिटी के, जो जिसके पास जो कमिटी की जो पैसा होगा, जो फिल्म से पावर होगा उसके पास आता है। तो कहता था कमिटी कंडक्टेड एन एग्जॉस्टिव इंक्वायरी। जो कमिटी है उन्होंने जो कंडक्ट किया, क्या कंडक्ट किया, एक इंक्वायरी कंडक्ट किया। इंक्वायरी मतलब पूछताछ या जांच पड़ताल, ये जो होता है इंक्वायरी होता है। तो इंक्वायरी जो है कमिटी, जिसको समिति कहते हैं हम लोग। जैसे गांव में कोई मंदिर है तो मंदिर की समिति बनती है, या कोई विकास है, विकास डेवलपमेंट करने के लिए 10-20 लड़का मिल करके अपना कमिटी बना सकती है। ठीक है, तो कहता था कमिटी कंडक्टेड, कमिटी ने कंडक्ट किया मतलब वो संचालित किया किस चीज को, इंक्वायरी को, जांच पड़ताल को। एन एग्जॉस्टिव, वो कैसी जांच पड़ताल थी, एग्जॉस्टिव थी, मतलब पूरे सब तथ्यों को उसमें रखा गया था। ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली नहीं किया गया था, बल्कि एग्जॉस्टिव क्या कहता है। जैसे एग्जॉस्टिव का अपोजिट क्या हो सकता है, सुपरफिशियल होगा। जो है आप ऊपरी ऊपरी जो है देख लिए बस खेल खत्म हो गया, तो सुपरफिशियल हो गया। इसके एंटोनिम सुपरफिशियल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है आपको सिमिलर वर्ड, जो एग्जॉस्टिव की जो सिमिलर है वो क्या आ जाएगा, जब पूरा का पूरा देखेंगे, एंटायरली जांच करेंगे, पूरी संपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, तो उसके लिए जो मोस्ट सुटेबल जो वर्ड है वो है थॉरो। ये थ्रो नहीं है, ये थॉरो है, THOROUGH, थॉरो। थॉरो मतलब ई पट्टी से लेकर ऊ पट्टी, जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे आपको लाइट पढ़ना है तो कुछ लोग क्या करेंगे, सुपरफिशियल अल्टाया लाइट क्या है पढ़ लिए, उसका फिर देखेंगे इमेज कैसे बनता है, हो गया, फिर देखेंगे कैसे आंख में दिक्कत होता है, एक दो बात देखे बस हो गया, बात खत्म। लेकिन जो थॉरो पढ़ेंगे वो देखेंगे, वो समझेंगे बढ़िया से, व्हाट इज लाइट, व्हाट्स द नेचर ऑफ लाइट्स, व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। फिर वो पढ़ेंगे हाउ लाइट works in vacuums, works in
वाटर, वर्क्स इन एयर, ये सभी अलग अलग जब चीजें पढ़ेंगे फिर कहेंगे वो जितनी बात है लाइट का सब बात को सीखे तो बोलेंगे लाइट चैप्टर को हमने थॉरो पढ़ा है, इसलिए किसी चीज को छोड़ा ही नहीं है, एक एक चीजों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब वैसे ही आप जब पढ़े ना मुगल के बारे में, आपने मुगल के बारे में पढ़ा, मुगल आए कहाँ से, मुगल को बुलाया कौन, मुगल ने लड़ा कैसे, मुगल ने जीता कैसे, मुगल कितने दिन तक रहे, हर चीज मुगल के बारे में अगर बढ़िया से आपने मुगल के चैप्टर में पढ़ लिया तो क्या गया, हमने मुगलों को थॉरो पढ़ा है। मुगल के जो चैप्टर है या मुगलों को जो जाना है थॉरो जाना है। ठीक है, पूरा जाना, ऐसा नहीं उसका सुपरफिशियल कुछ कुछ बात जो है हाईलाइटेड बातों को देखा, शेवला बात नहीं, बल्कि हर चीजों को उसको देखे, महत्वपूर्ण नहीं बल्कि सब चीज को जब जांचना होगा थॉरो हो जाएगा। तो एग्जॉस्टिव का जो मोस्ट सुटेबल जो वर्ड्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थॉरो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, थॉरो। इट्स करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, अब जो है इसमें जो दिया है ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में कहता है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग मतलब ज्यादा समय जो ले उसको कहते हैं हम लोग टाइम कंज्यूम इसका खपत करना। जैसे आप किसी वस्तु को खपत करते हैं, जैसे आपके घर में चावल खत्म होता है, चावल पर डे आपके घर में हो सकता है आधा केजी कंज्यूम हो, किसी के यहाँ 10 केजी कंज्यूम हो, किसी के यहाँ 5 केजी कंज्यूम हो। तो नंबर ऑफ फैमिली और प्रत्येक फैमिली मेंबर कितना खाते हैं उस पर डिपेंड करता है होगा उसका कंज्यूम। यहाँ कहता है कि उन्होंने जो कमिटी ने जो इंक्वायरी एग्जॉस्टिव की वो टाइम कंज्यूमिंग एग्जॉस्टिव की, ये सुटेबल वर्ड नहीं भाई, फंसाने के लिए लंबा समय तक जो है वहाँ पर उन्होंने इंक्वायरी किया, वो अलग बात है। ठीक है, आप जो देख रहे हैं दूसरा जो दिया है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, जिसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड जैसे आपको हो गया क्या, कोई डिजीज हो गया, जैसे मान लो डेंगू हो गया, तो डेंगू जो था डेंगू से आपका प्लेटलेट्स घटने लगा, प्लेटलेट घटने से क्या हो गया, आपके शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगा। अब इंटरनल ब्लीडिंग तक ही नहीं रहा बल्कि और भी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया, आपका लीवर में इन्फेक्शन आ गया, लीवर कमजोर होने लगा, तो दैट मीन्स क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गया। और ऐसे पर्सनल डॉक्टर कहेंगे कि इनका जो है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गया है, सो आप जो है सरकारी अस्पताल जो बेहतर अस्पताल वहां पर लेके जाइए। जब मरने लगेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या कहेंगे, जाइए अब सरकारी अस्पताल, वहीं पर आपका इलाज होगा। और वहां पर गए तो वहां पर क्या है, सरकारी अस्पताल में आपके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उससे बेहतर सुविधा रहती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम्स है। तो वहाँ पर जो है जो बड़े बड़े अस्पताल, जैसे आपके बिहार में PMCH हो गया, बनारस में BHU का अस्पताल हो गया, दिल्ली में एम्स का अस्पताल हो गया, ठीक है, और भी जो जैसे आप SGPGI लखनऊ हो गया, ये सभी जो है इंडिया के वैसे अस्पताल है जहाँ पर जाएंगे आपको बहुत सारी आपको सुविधा मिलेंगे। ठीक है, और भले हो सकता है कि उसमें एडमिट होने वाली सीट खाली नहीं हो, ये दिक्कतें हो, अलग बातें हैं, लेकिन वहाँ पर जो फैसिलिटीज अवेलेबल होगा वो प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट की जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड रहती है, लेकिन गवर्नमेंट की तो क्षमता बहुत है, अथाह है, अनंत है, क्योंकि शक्ति जो है जिसके पास बहुत ज्यादा हो वही बहुत ज्यादा फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो कहता है यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब हो गया जटिल हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप से सेंस में हो गया कॉम्प्लिकेटेड, जटिल। उसका दिया रिन्यूड, रिन्यूड का मतलब होता है न्यू मतलब होता है नया, रिन्यू फिर से नया करना, रिन्यूड मतलब क्या नवीनीकृत हो गया। ये जैसे आपने कोई किताब था उसको फिर से नया एडिशन में क्या क्या फिर नए ढंग से नए सिरे से फिर से आपने उसको लिख दिया, रिन्यूड हो गया। ठीक है, कोई भी चीज को नए सिरे से फिर से जो चीज आपने किया था फिर उसको नए सिरे से आपने करना प्रारंभ कर दिया तो रिन्यू कहलाता है। उसी का जो है ये पास्ट टेंस में फॉर्म है आपको रिन्यू। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन एग्जॉस्टिव का हो गया हम लोग का थॉरो, तो आसानी से हम लोगों ने कर लिया। फिर अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे, कहता है इसमें इस प्रश्न है कि ही इज जस्ट लेइंग अप ए लॉट ऑफ ट्रबल फॉर हिमसेल्फ। देखिए ही के लिए हिमसेल्फ है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो जो हिमसेल्फ है ही का ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो कहता कि ही इज जस्ट लेइंग अप ए लॉट ऑफ ट्रबल, उसने खुद को जो है बहुत सारे ट्रबल को क्या कर लिया है, लेइंग अप कर लिया है। इसका मतलब ट्रबल में क्या था, समस्या,
तो समस्या को बहुत सारा वो क्या करेगा, या तो खत्म करेगा या जमा करेगा। तो इसके लिए जो है आपको कन्फ्यूजन कभी कभी हो सकता है क्लियर कर लिया, हो सकता है समस्या को जमा कर लिया, दोनों बातें हो सकती है। तो अब ये वर्ड को जानना पड़ेगा कि लेइंग अप होता क्या, उसका मीनिंग अगर आपको कुछ भी पता हो तो आप आसानी से जो है ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्लियरिंग, एक्यूमुलेटिंग, एक्सेप्टिंग, रिमूविंग, आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं व्हिच इज मोस्ट सिमिलर या एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द लेइंग अप। ठीक है, तो ही इज जस्ट लेइंग अप ए लॉट ऑफ ट्रबल, ए लॉट ऑफ मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है, यूज नहीं है, ए लॉट ऑफ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये था बहुत ज्यादा, उसने क्या कर लिया, ट्रबल को जो है जमा कर लिया है, खुद को ट्रबल को अपने लिए जो बहुत ज्यादा ट्रबल को जमा कर लिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो है अपने लिए क्या करते हैं, आप इतने चादर फैला देते हैं कि अपने लिए वो क्या ट्रबल पैदा करके रख लेते हैं। ठीक है, अगर आप बुरे आदमी से, ढेर सारे गुरुओं से दोस्ती कर लेते हैं तो वो गुरु क्या करेगा, आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगे, बल्कि आपके लिए क्या, वो आफत है, ट्रबल है, आप असुरक्षित है उससे। वो जो है बैड मैन इज बैड फॉर एवरीवन, जो बुरे लोग होते हैं वो सभी के लिए बुरे होते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य मतलब होता है कि अगर वैसे लोगों से आपने संपर्क किया, दोस्ती किया, तो क्या होगा, आपका भलाई नहीं हो सकता, बल्कि आप बुराई के लिए, उस अनफॉर्चुनेट के लिए तैयार रहिए कि जो अनफॉर्चुनेट आपको देने वाला है, बुरे दिन को जो लाने वाला है वो, ठीक है, जो दुर्भाग्य आपके लिए आने वाला है, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि अगर जब आप इस तरह के लोगों से, जो बैड एलिमेंट्स है, उससे आप दोस्ती करते हैं, उसके नजदीक जाते हैं, या उससे किसी भी तरह के जो है आप संबंध बनाते हैं, वो आपको क्या करेंगे, निश्चित रूप से वो आपके लिए ट्रबल पैदा करेंगे। तो कहता है कि जस्ट लेइंग अप ए लॉट ऑफ ट्रबल, उसने बहुत सारे ट्रबल को क्या कर लिया है, जमा कर लिया। अब तो जमा करने का देखेंगे मीनिंग क्या होता है। क्लियर मतलब तो साफ सुथरा कर देना, जो भी ट्रबल था सबको क्लियर कर दिया, जो भी प्रॉब्लम था सबको क्लियर कर दिया, जहां भी डाउट था सब खत्म कर दिया, क्लियर कर दिया, तो क्लियरिंग की सेंस में। ये कपड़ा साफ करने के लिए क्लियर नहीं है, ठीक है, ये कोई डाउट है उसमें क्लियर करने की सेंस में हो गया, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन था उसमें। एक्युमुलेटिंग, एक्युमुलेट मतलब होता है जमा करना, संचित करना, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एक्युमुलेटिंग। एक्युमुलेटिंग मतलब होता है जमा करना, संचित करना। तो उसने ट्रबल को क्या कर लिया था, संचित कर लिया था। हियर ऑप्शन बी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ these questions. Answer of these questions is accumulating, because the most appropriate or similar meaning of the laying up is accumulating. Accumulating means laying up. Accumulating means laying up. That means both are highly close to each other in sense of meaning. जो अर्थ है, अर्थ के सेंस में दोनों एक दूसरे से काफी नजदीक होंगे। ठीक है, तो ही जस्ट लेइंग अप मतलब accumulating, उन्होंने जमा कर लिया तो बहुत सारे ट्रबल अपने। उसका दिया है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार, उसी का जो है, उसी से जो है एक्सेप्टिंग बना, आईएनजी जोड़ के एक्सेप्टिंग बन गया है। ठीक है, उसको रिमूविंग, रिमूव मतलब होता है हटा देना, निकाल देना। जैसे आप पता है कि कभी कभी लगता है इसको रिमूव करो, इस चीज को रिमूव करो, इसको मत रहने दो। रिमूव करने का मतलब होता है हटा देना। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। कहता है ही फाउट द डिमोन विथ ऑल हिज माइट। जैसे यहाँ पर जो है माइट शब्द यूज किया गया, आप लोग सुने होंगे माइट के बारे में बताएंगे, जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसकी, मैं उल्टा हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिस व्यक्ति के पास लाठी है ओकर ही भैंस है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिसके पास शक्ति है उसी के पास जो है संपत्ति भी है, कहने का मतलब। और यथार्थ है भी, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपने तुलसीदास ने भी कहा है क्या, ये है शक्ति को हो न कोई दोष गोसाई, इस तरह के कुछ वर्ड्स है इसमें। जिसके पास शक्ति है, जिसके पास क्षमता है, उसका जो है कोई दोष नहीं माना जाता। कहने के तात्पर्य माइट जो है उसको शक्ति के सेंस में माना गया था। आपने सुना भी होगा कि जिसके पास शक्ति है उसी के पास क्या है, जिसके पास शक्ति है वही सही है। तो यहाँ पर जो है ना, जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो वहां कहता माइट इज राइट,
जो माइट है, मतलब शक्ति जो है ऑलवेज सही होती है। तो कहने का मतलब हुआ जो माइट है, माइट मतलब पावर, पावर मतलब शक्ति। तो शक्ति जो है माइट जो है इस पावर के सेंस में, शक्ति के सेंस में, पोटेंशियलिटी के सेंस में है ये, ठीक है, स्ट्रेंथ के सेंस में है माइट। तो जो माइट होंगे वो क्या होंगे, वो ट्रू होंगे, वो सत्य होंगे। इसीलिए बोला माइट इज राइट, राइट मतलब सही, राइट का मतलब यहाँ सही हो गया, माइट इज राइट मतलब कहने का उसका जो हिंदी में जो हम लोगों ने इसको बनाया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वहां पर माइट मतलब था लाठी, और ये लाठी का मतलब वहां क्या हो गया, शक्ति हो गया, पावर हो गया। जैसे आपने सुना होगा माओ त्से कि शक्ति जो है बंदूक की बैरल से निकलती है, तो वहां पर जो है वहां पर माइट जो गया बैरल हो गया, ठीक है, ठीक है। शक्ति जो है माइट कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो ये माइट जो है ये शक्ति के सेंस में है, ये पावर के सेंस में है, ये पोटेंशियलिटी के सेंस में है, ठीक है, ये लाठी के सेंस में है, ये ताकत के सेंस में है, ये बंदूक के सेंस में है। कहने का मतलब ताकत के बारे में इन्होंने जो चीजें की है। He fought the demon with all his might. He fought the demon, वो लड़ा, किससे लड़ा, डेमोन से लड़ा। कहता ही फाउट द डेमोन, वो जो है डेमोन से, शैतान से, ठीक है, लड़ा विथ ऑल हिज माइट, उसके पास जितनी भी क्षमता थी, जितनी भी ताकत थी, सभी ताकत और क्षमताओं को लगा करके उसने क्या किया, लड़ा। किससे लड़ा, डेमोन से, ठीक है। ही फाउट द डेमोन, उसने जो है डेमोन से, शैतान से क्या किया, लड़ा। कैसे लड़ा, विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ। तो यहाँ पर जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वर्ड या मोस्ट सिमिलर वर्ड जो हो जाएगा माइट का, क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेंथ, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ, ठीक है। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जो स्ट्रेंथ देखते हैं ये स्ट्रेंथ आपका सही ऑप्शन है। अब जो दिया गया हैवीनेस, हैवीनेस मतलब होता है गंभीरतापन, भारीपन, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। ये जो है ना कॉम्पैक्टनेस को दिखाता है, कोई भी वस्तु कितना घना है, कितना उसमें मौजूद है, उसको कॉम्पैक्टनेस को दिखाता है। कॉम्पैक्टनेस, डेंसिटी जो होगा कॉम्पैक्टनेस को दिखाया गया। तो COM, कॉम PA, कॉम्पैक्टनेस, ठीक है। ये जो है ना कॉम्पैक्टनेस है, COMPACT, कॉम्पैक्टनेस, NESS। ये जो है कॉम्पैक्टनेस जो है वो स्ट्रेंथ को दिखाएगा, उसकी क्षमता को दिखाएगा। सॉरी, ये जो है ना उसमें कितना मौजूद है, उसमें कितना घनापन है, वो घनापन को दिखाता है। कौन, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस COM, कॉम्पैक्ट PACT, कॉम्पैक्ट, ठीक है। कितना कॉम्पैक्ट है, इसी को कॉम्पैक्टनेस या कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट बताएगा कितना ये कॉम्पैक्ट है, इसमें कितना इसके अंदर में मौजूदगी है वो उसको बताता है। जैसे डेंसिटी का जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स में जो पढ़ेंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो वो दिखाता है कि कितना मौजूद है, कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम में मास, वो चीज दिखाता है आपको फिजिक्स में। डेंसिटी मतलब घनापन दिखाता है। जैसे किसी एरिया का कहेगा कि डेंसिटी क्या है, तो वहाँ पर रहने वाले पॉपुलेशन के बारे में पूछा, पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगा। उसका बाद पॉपुलैरिटी, जो पॉपुलैरिटी जो है वो फेमसनेस से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति ज़्यादा फेमस होते हैं उसकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी मतलब हो गया लोग उसको जाने, ठीक है, उसको उसकी ख्याति लोगों के बीच में फैला हो, वो पॉपुलैरिटी। जैसे हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री है, आम जन के बीच में भी जो है बहुत ही क्या है, पॉपुलर है। तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है आम जन के बीचों में भी देखी जाती है।
तो ये पॉपुलैरिटी का मतलब होता है ख्याति। पॉपुलैरिटी का मतलब क्या होता है? ख्याति होता है, ठीक है, जो लोग जाने उसको, ठीक है। तो ये पॉपुलैरिटी के सेंस में जो फेमस लोग होते हैं उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है, जो फेमस लोग नहीं उसकी पॉपुलैरिटी है ही नहीं, ठीक है। लोगों के बीच में जो लोग जाने जिस व्यक्ति को, उसको पॉपुलर व्यक्ति कहता है, और उसी से जुड़ी हुई जो है पॉपुलैरिटी है, ठीक है। तो जो ख्याति प्राप्त लोग, उसकी जो पॉपुलैरिटी, लोगों में ख्याति हो, ये ख्याति के सेंस में, ठीक है। ही फॉट द डेमन विथ ऑल हिज माइट, यहाँ माइट का अर्थ हो जाएगा स्ट्रेंथ। लेकिन हम लोग को एक एक जो ऑप्शंस है, सभी ऑप्शंस के जो मीनिंग है अगर हम लोग जानेंगे तो कभी कभी क्या होगा कि हम लोग इलिमिनेशन प्रोसेस से भी हम लोग प्रॉब्लम को इस तरह के जो होंगे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि डिवोटीज। डिवोटीज मतलब होता है जो व्यक्ति किसी चीज के प्रति समर्पित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवोटीज कहते हैं, ठीक है। कहता है डिवोटीज, जैसे मान लीजिए शिव भक्त के जो, शिव जी के जो भक्त होंगे, शिव के डिवोटीज होंगे, जो विष्णु के भक्त होंगे जिसको वैष्णव कहेंगे वो विष्णु के डिवोटीज हो गए। तो जो मानने वाले, जो जिसके प्रति आस्था हो उसको डिवोटीज कहते हैं, ठीक है। कहता है डिवोटीज बिलीव दैट, जो डिवोटीज है, जो मानने वाले व्यक्ति जो है, जो ईश्वर को यहाँ पर क्या कहते हैं बारे में कह रहा है कि द डिवोटीज बिलीव दैट, जो लोग डिवोटीज है वो कहता है, उन्हें वो समझता है, वो बिलीव करता है, उसका विश्वास है, किसमें विश्वास है, तो बिलीव वो विश्वास करता है दैट कि गॉड ड्वेल्स इन देयर हार्ट, इन देयर हार्ट। ये हार्ट मतलब हो गया हृदय, जो आपके ऐसे से जो धड़कते रहता है वो हृदय के बारे में कहता है, वो हार्ट, ठीक है। ये हर्ट नहीं है जो आपको कष्ट दे, HURT में हर्ट वाला नहीं है, ठीक है, ये हार्ट है। और ये जो ड्वेल्स देखते हैं, जो ड्वेल्स का जो मीनिंग है यहाँ पर, जो आपको ड्वेल्स वर्ड यूज किया गया है, देख रहे हैं ड्वेल्स, ये जो ड्वेल्स वर्ड देखते हैं यहाँ पर जो है वर्ब के रूप में जो है ड्वेल्स यूज हुआ, ठीक है। ड्वेलर, जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं किसी एरिया का, उसको हम लोग कहते हैं ड्वेलर। जो मतलब किसी का घर में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको कहते हैं वहाँ का ड्वेलर है, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर, मतलब जंगल में जो रहने वाले लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं लोग, फॉरेस्ट ड्वेलर कहते हैं, ठीक है। यहाँ ड्वेल का मतलब होता है रहने के सेंस में। जैसे कोई व्यक्ति अगर फॉरेस्ट में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर या वनवासी कहते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति शहर में रहने वाला है उसको हम लोग अर्बन ड्वेलर कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है ड्वेल का मतलब होता है रहना, मतलब जहां आप रहते हैं। तो ये रहने का सेंस मतलब हो गया, लीव्स के बारे में दे रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि डिवोटीज बिलीव दैट गॉड ड्वेल्स इन देयर हार्ट, जो ईश्वर की जो निवास स्थान है, ईश्वर का जो घर है, वो कहाँ है ईश्वर का घर? ईश्वर का घर आपके दिल में है। वो कहाँ है? आपके दिल में है, आपके दिल में। क्योंकि जो ईश्वर की जो उत्पत्ति होती है वो आपके दिल से ही उत्पत्ति होती है। आप किसी चीज को मानने लगते हैं कि आप में सुपर सोल है, और जिसमें कहता है कि आप में सुपर सोल है, उसी सुपर सोल के प्रति आपकी जो बिलीव होती है, और उसी बिलीव में कुछ विचारधारा ऐसी है कि जो वो सुपर सोल जो है वह आपके अंदर जो है, आपके दिल में ही जो क्या करती है, वास करती है। और दिल का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आदमी की जो मृत्यु होती है, किसी भी जीव की जो मृत्यु होती है, अगर उस जीव में हार्ट हो तो कहते हैं कि उसका हार्ट काम करना बंद कर दिया। तो इस तरह के जो डेथ होते हैं इसको हम लोग कहते हैं बॉडी डेथ। और एक होता है जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेन डेथ, ठीक है। डेथ दो प्रकार का होता है, एक बॉडी डेथ और एक होता है ब्रेन डेथ। तो ब्रेन डेथ क्या हो गया? जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए, ठीक है, शुद्धि बुद्धि खो करके जो है खेल उसका खत्म हो गया, कोमा में चला जाए, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेन डेथ। और जब कोई व्यक्ति जिसका हार्ट काम करना बंद कर दे, ठीक है, और खेल खत्म हो गया, हृदय की गति खत्म हो गई, रुक गई, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको, तो क्या हो जाएगा? वो बॉडी डेथ कहलाएगा, ठीक है। उसी के लिए कहता है। तो कहता है कि डिवोटीज बिलीव दैट, जो डिवोटीज है उनका विश्वास है दैट गॉड ड्वेल्स इन देयर हार्ट, कि ईश्वर जो है उसके दिल में क्या करता है? निवास करता है, मतलब रहता है। बस आपको देखना है कि वो जो है ईश्वर आपको फीलिंग प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है, आपके दिल में है, ठीक है। तो ये कहता है कि ईश्वर का डिवोटी जो उसके जो मानने वाले होंगे, जो उसके अनुयायी होंगे, यहाँ डिवोटी मतलब अनुयायी है, जो अनुयायी होंगे वो बिलीव है, उनका विश्वास है। क्या विश्वास है? दैट गॉड ड्वेल्स इन देयर हार्ट,
कि ईश्वर जो है उनके दिलों में वास करते हैं, निवास करते हैं या रहते हैं, ठीक है। और यही जैसे हम लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा जो बोलते हैं ना, कहते परमात्मा तो हर कण कण में मौजूद है, बस आपको उसका अनुभव करना है कि परमात्मा कहाँ कहाँ है, ठीक है। परमात्मा तो हर कण में है। आप सुने होंगे जब बाबा है सब जो प्रवचन है जो देते हैं, या जो हिंदू का जो दर्शन है उसमें भी आपने सुना होगा, ठीक है। वो भी जो है इस तरह की चीजों को बोलेंगे कहाँ पर किस तरह की बात, ठीक है। तो डिवोटीज बिलीव दैट, जो डिवोटीज है वो क्या करते हैं, वो बिलीव है, उसका विश्वास है कि गॉड डुएल्स। क्या डुएल मतलब हो गया रहने के सेंस में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट्स मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इज लाइव्स, ठीक है। तो डिवोटीज बिलीव दैट डुएल्स इन देयर हार्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो वेयर डू यू लिव एट, तो बोलते हैं आई लिव एट भागलपुर, आई लिव एट पटना, आई लिव एट पूर्णिया, आई लिव एट कलकत्ता, आई लिव एट लंदन, आई लिव एट फलना, आई लिव एट चिलना। जब बोलते हैं नहीं तो कहने का मतलब हुआ वो लिव मतलब रहने के सेंस में हो गया, ठीक है। इसके लिए आप लोग जब आप पढ़ेंगे ग्रामर, लिव इन, कहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वो उसमें आप सीखेंगे प्रीपोजिशन। मैंने आपको एक रिथमेटिकली बता दिया कि लिव मतलब होता है रहना, यहाँ पर डुएल्स और लिव का मतलब एक ही। अब देखिए आगे जो है इसमें है इंसिस्ट है, फिर ट्रेवल है, फिर एंटर है। ये जो देख रहे हैं इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के वर्ड्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हो गया आपको पकड़ पूछता है परसिस्ट, इंसिस्ट, कंसिस्ट, ठीक है। ये सभी जो वर्ड जो है आपके एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए इंसिस्ट का जो मीनिंग है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग जो इंसिस्ट का जो है वो कहता है किसी बात पर आग्रह करना या जोर दे करके आग्रह करना, हट करना, दृढ़ता से किसी चीज को रखना, वो जो होगा आपका इंसिस्ट के रूप में हो गया। क्या, किसी चीज को किसी बात पर आग्रह करना या जोर देना या हट करना या दृढ़ता पूर्वक अपनी बातों को रखना, वो किस में आ जाएगा, इंसिस्ट में हो जाएगा। उसका फिर एक वर्ड होता है रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, प्रतिरोध करना, वो हो गया आपका रेसिस्ट। जैसे आप इंसिस्ट देखें, रेसिस्ट में क्या होगा, जोड़ देगा, उसमें चाहेगा ये काम मेरा हो जाए, फोर्स लगाएगा। और रेसिस्ट में क्या करेगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा, रोकेगा, नहीं हो तुम्हारा काम, ठीक है। तो रेसिस्ट जो हो जाएगा, इंसिस्ट में आपको क्या करेगा, बुस्टअप करने की कोशिश होगी, और इंसिस्ट में बुस्टअप करने का, और रेसिस्ट में क्या होगा, आपको खींचने की कोशिश होगी। तो वैसे इंसिस्ट हो गया, फिर रेसिस्ट हो गया। उसका मतलब परसिस्ट होता है। परसिस्ट में होता लगातार, उसमें कंटिन्यूटी का सेंस हो, ठीक है। किसी कार्य को निरंतर करने लगे करते जाना, वो जो होगा आपको परसिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है रेसिस्ट, परसिस्ट और कंसिस्ट। कंसिस्ट का मतलब किसी चीज से बना हुआ, जैसे कि दिस कमिटी इज कंसिस्ट ऑफ 2 लेडीज मेंबर एंड 1 बॉयज मेंबर और 1 जो है न्यूट्रल जेंडर मेंबर, ठीक है, या ट्रांसजेंडर मेंबर। तो वो कमिटी क्या होगा, एक उसमें ट्रांसजेंडर होंगे, 2 फीमेल होंगे और एक जो क्या होंगे, मेल होंगे। तो कहेंगे ये 4 आदमी की कमिटी है और इस 4 आदमी में एक क्या है, ट्रांसजेंडर है, 2 क्या है, फीमेल है और एक क्या है, मेल है। कहेंगे दिस कमिटी इज कंसिस्ट ऑफ फलना चिलना चिलना, जो भी है इस तरह से। तो ये जो इंसिस्ट है, मैंने बताया इस तरह के वर्ड सुनने में कभी कभी कंफ्यूजन आता है। तो इंसिस्ट, कंसिस्ट, परसिस्ट। परसिस्ट में तो कंटिन्यूटी के सेंस में, जब किसी काम को लगातार कर रहे हैं तो परसिस्ट होगा। इंसिस्ट में जब आपको क्या करेगा, उस पर आपने पूरी जोश खरोश के साथ लग करके कर रहा है तो वो इंसिस्ट में हो गया। उस पर आग्रह करना, उसमें जोर देना, बल प्रदाय करना, वो इंसिस्ट में हो गया। और रेसिस्ट में क्या करेंगे, जब उसको काम को नहीं होने देंगे, विरोध करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रेसिस्ट में हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्ट में तो बता ही जाएंगे। ये वर्ड होता है कंसिस्ट, रेसिस्ट, परसिस्ट। ये सभी वर्ड जो है रेसिस्ट, परसिस्ट, कंसिस्ट, इंसिस्ट, ये सभी महत्वपूर्ण वर्ड है। जैसे इसमें आप मान लीजिए डुएल्स दे दिया, कहीं पर आपको इंसिस्ट वर्ड ही दे देगा और उसका फिर पूछेगा सिनोनिम्स क्या है। ये सभी चीजें जो है महत्वपूर्ण वर्ड्स में, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं ट्रेवल्स। ट्रेवल्स मतलब यात्रा करना, जब एक जगह से दूसरी जगह जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, टूर करते हैं, तो किसी ट्रिप में जाते हैं, तो वो ट्रेवल के सेंस में आ जाएगा। और एंटर है, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। एंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। एंटर का मतलब हो जाएगा प्रवेश करना। एंटर का मतलब क्या आ जाएगा, प्रवेश करना हो जाएगा। एंटर का मतलब हो गया प्रवेश करना। तो ये हम लोगों का हो गया। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 ठीक क्या है, वो उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। कहता है नॉट एवरीवन कैन रिस्पॉन्ड टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्विकली। अब रिस्पॉन्ड का मतलब होता है आपने उसको, आप जैसे आपको कोई गाली दिया,
तो आप उसको रिस्पॉन्ड गाली से भी कर सकते हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड फूल दे करके भी करते हैं। भाई आपने तो हमको माँ लगा और बहन लगा करके गाली दिया, लेकिन मैं आपको फूल दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी माँ को अपनी माँ ही समझता हूँ, आपकी बहन को अपनी बहन ही समझता हूँ। तो ऐसे भी आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और दूसरा रिस्पॉन्ड करने का ये भी तरीका है कि आप जाकर के थाने में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तीसरा ये भी रिस्पॉन्ड है, उसी समय आप 2-4 थाप भी लगा सकते हैं। ये जो है रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रत्युत्तर देना। जैसे आपसे कुछ पूछा गया, आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। रिटिलिएट भी इसके लिए सेंस में हम लोग यूज करते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ क्वेश्चन के बारे में दिया गया है कि आप कितना जल्दी उसको आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, ठीक है। कहता है कि नॉट एवरीवन, जो एवरीवन जो है प्रत्येक जो है एवरीवन, नॉट एवरीवन कैन रिस्पॉन्ड टू ए डिफिकल्ट क्वेश्चन क्विकली। कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है क्विकली जो है क्या करता है, आंसर जो है उत्तर जो है तुरंत नहीं रिस्पॉन्ड दे पाता, तुरंत जवाब नहीं दे पाता। अगर क्वेश्चन क्या हो, डिफिकल्ट हो। यहाँ पर क्या लिखा गया है, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब क्या हो गया, कठिन। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। और रिस्पॉन्ड टू मतलब होता है टू गिव द आंसर, टू रिप्लाई। ये जो जाएगा टू रिस्पॉन्ड टू मतलब टू रिप्लाई, टू आंसर, ये इसका जो है मीनिंग हो जाएगा। तो कहता है कि नॉट एवरीवन, जो प्रत्येक व्यक्ति है वह क्या नहीं कर सकता है, वह आसानी से उत्तर नहीं दे सकता है अगर वो क्या हो, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो। इसीलिए कहता है डिफिकल्ट क्वेश्चन क्विकली। क्विकली मतलब होता है बहुत जल्दी से, तुरंत। जैसे मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछा और तुरंत आपने जवाब दे दिया, प्रश्न खत्म नहीं हुआ आपने जवाब दे दिया, उसको कहेगा क्या बात है, आपने जो उत्तर दिया बहुत क्विकली उत्तर दिया और सही दिया, ठीक है। तो क्विकली मतलब होता है जल्दी से, तेजी से, तुरंत, इसको क्विकली विदाउट डिले, ठीक है, वो हो गया क्विकली। कहता नॉट एवरीवन कैन रिस्पॉन्ड टू। रिस्पॉन्ड टू का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा या रिप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो आपको 4 ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन में ऑप्शन सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, सो आंसर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। डिस्कस मतलब होता है जब हम लोग किसी बात के मुद्दे पर जब लोग चर्चा करते हैं तो डिस्कस कहलाता है। आर्ग्यू जब हम लोग तर्क वितर्क करते हैं, इसी से आर्गूमेंट बना है, जब हम लोग तर्क देते हैं, लॉजिक बोलते हैं उस चीजों के बारे में। तो ये हो गया आपका आर्ग्यू हो गया, ठीक है, आर्ग्यू, इसी से आर्गूमेंट बना है। फिर डिनाई। डिनाई मतलब होता है क्या, उस चीज को जो है ना आप छोड़ देना, डिनाई करना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। एक्सेप्ट का उल्टा होता है डिनाई करना। एक्सेप्ट का उल्टा होता है डिनाई होता है, मतलब स्वीकार करना और स्वीकार नहीं करना। डिनाई का मतलब होता है स्वीकार नहीं करना और स्वीकृत कर देना, डिनाई कर देना, डिनाई, ठीक है। आपका जो प्रपोजल है वो डिनाई करने योग्य है, मतलब वो डिनाई कर दिया गया, योर प्रपोजल इज डिनाइड बाय द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। तो ये मतलब डिनाई करने का मतलब अस्वीकृत कर देना, एक्सेप्ट नहीं करना, नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड। तो डिनाई जो है उसका अपोजिट होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का अपोजिट होगा डिनाई। तो यहाँ पर जो आपका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो मीनिंग होगा इस सेंटेंस का, यहाँ पर रिस्पॉन्ड टू का वो क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। कहता है द सेज डिड नॉट वांट, ये सेज साधु संत के लिए दिया गया जो घर में शादी नहीं किया, बीवी बच्चे के साथ जिंदगी बिताया नहीं, मम्मी पापा की सेवा करने के लिए घर में रहा, वैसे व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे व्यक्ति जो छोड़ दिया, अपना दाम्पत्य जीवन नहीं जिया और चला गया, कमंडल उठाया और हिमालय के तराई में तपस्या करने चला गया, वहीं पर कुछ मांग रहा है, कुछ खा रहा है, अपना जिंदगी बिता रहा है, कुछ पेड़ से फल गिरा, उसको फल को खाया, फिर तपस्या में लग गया। इस तरह के लोग उससे ही करते हैं। The sage did not want to be bothered with the mundane concern. जो कहता बोधर में भार उठाना, बोधर मतलब भार उठाना। तो ऐसे व्यक्ति जो सेज हो वो नहीं चाहता है पूरी दुनिया की भार में उठाना। या दुनिया की जो अर्थली चीजें हैं, जैसे भार क्या होगा, आप शादी कीजिए, शादी कीजिए, अगर बीवी आपकी जॉब नहीं करती है तो आपको उसके लिए सब चीज खरीद करके लाना होगा, आपके लिए उसके लिए कमाना होगा। अगर बीवी जॉब करती है तो आपको फिर उसका सेवा करना होगा। तो ये जो है कुछ ना कुछ जो है अर्थली जीवन में जब आप जुटते हैं तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ आपको वर्क करना पड़ता है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि हम जो है चले जाए कहाँ, तपस्या करने के लिए चले जाए, हमको संसार से कोई विशेष मतलब नहीं है, हमको हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन होने जा रही है, परमात्मा की खोज में निकल गई है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है जो अर्थली चीज है, जिसको कहते हैं क्या, वर्ल्डली चीज जो है, जो संसारिक चीज है, जो पृथ्वी की जो चीज है, उसको छोड़ करके हम लोग जो एक नया दुनिया हम लोगों ने बनाया है, उस दुनिया का नाम है सोच समझ करके स्वर्ग की दुनिया की जो हम लोगों ने कल्पना की है, उसी की खोज में, उस अनंत की खोज में, उस अनंत सुख की खोज में जो अनंत में पाया जाता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
घर में बीवी बच्चों की जिंदगी जीना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि साधुत्व का जिंदगी जीने के लिए हम लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो वही कहा द सेज डिड नॉट वांट, जो सेज है वह नहीं चाहता है, सेज डिड नॉट वांट टू बोदर, वो बोझ उठाना नहीं चाहता है, चाह विद मंडन, मंडन मतलब हो गया आपको संसारिक, ये हो गया वर्ल्डली, ये हो गया अर्थली। ठीक है, कंसर्न, कंसर्न इससे जुड़ा हुआ, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ, जो अर्थली से जुड़ा हुआ, जो संसारिक दुनिया से जुड़ा हुआ, जो इसमें मोह है, लोभ है, क्रोध है, फलना है, चिल्ला है, वैसी दुनिया को छोड़ करके, वैसी दुनिया को छोड़ करके हम लोग यहाँ पर किस दुनिया की कल्पना कर रहे हैं? हम लोग वैसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हम लोगों ने घर त्याग को छोड़ दिया है, और वहाँ पर जो है भक्ति संगीत के बारे में बातें करेंगे, अध्यात्म के बारे में बातें करेंगे, तपस्या के बारे में बातें करेंगे। तो पूरी संसारिक जीवन को हम लोगों ने छोड़ दिया। जैसे कि आज हमारी बीवी बोली वह नमक नहीं है, जाइए नमक लेते आइए, तो हमको नमक लाना पड़ा। फिर शाम में बीवी बोली कि सब्जी नहीं है, फिर हमको सब्जी लाना पड़ा। फिर रात में बोली मेरा पेट दर्द कर रहा है, चलिए डॉक्टर के पास ले करके, फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। ये संसारिक जीवन में कष्ट होते हैं। जब आप साधुत्व के जीवन में जाएंगे तो आपको केवल एक ही कष्ट होगा कि आपका हाथ पैर फैलाना पड़ेगा, हाथ दूसरे के पास, दे दो राम, दिला दो राम, मालिक बाबू सीताराम, बंदे बच्चे खुश रहना, बाबा के लिए कुछ दान दे दो। तो ये जो चीजें है आपने छोड़ दिया, बस कितना सा उसमें थोड़ा सा कष्ट होगा कि आपको कहीं मांगना पड़ेगा। या आप बड़े साधु बन गए तो लोग आएगा, बाबा बाबा हमारे पास फलना चीज नहीं मिल पा रहा, बाबा कुछ आप आशीर्वाद दे दीजिए बाबा। तो ऐसे परिस्थिति में बाबा को बैठे बैठे कुछ कम हो जाएगा, और बाबा जो है फिर बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं, और तपस्या भी बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो है अर्थली जीवन से जुड़ा हुआ जो सांसारिक जीवन है, जो वर्ल्डली लाइफ है, उस वर्ल्डली लाइफ में है लाइबिलिटीज है, उसमें आप बिना लाइबिलिटी की जिंदगी नहीं जी सकते हैं। उसमें बच्चे कभी सर्दी हो गया तो बच्चे कभी खांसी हो गया, बच्चे कभी बुखार हो गया, और बच्चा कभी अपना सिर फोड़ लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, और आपको लगेगा जल्दी से मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ये जो संसारिक जीवन है उसके जुड़े हुए कंसर्न से जो पहलू है, तो कहता इस पहलू से क्या कहते हैं, वो उसका बोझ नहीं उठाना चाहते। कौन? द सेज। कहता द सेज डिड नॉट वांट टू बी बोदर्ड विद द मंडेन कंसर्न। जो मंडेन कंसर्न है, जो अर्थली कंसर्न है, जो वर्ल्डली कंसर्न है, उस कंसर्न का जो है बोझ नहीं उठाना चाहता है। ठीक है, वो चाहता है चलो भाई हमको नहीं चाहिए पत्नी का सुख, हमको नहीं चाहिए औरत का सुख, हम जा रहे हैं साधु बन रहे हैं, वहीं पर जो है साधुत्व की जिंदगी जिएंगे। कभी तेल लाओ, कभी मसाला लाओ, कभी कपड़ा ला के दो, कभी ये दो, कभी डॉक्टर के पास ले जाओ, कभी उसके पास ले जाओ, कभी इसके पास ले जाओ। ये जिंदगी हमें नहीं जीना है। तो ये मतलब कहता है द सेज डिड नॉट वांट टू बी बोदर्ड विद द मंडन कंसर्न। जो मंडन कंसर्न है, मंडन के कंसर्न क्या हो गया? अर्थली, वर्ल्डली, ठीक है, संसारिक। तो ये आपका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे वर्ल्डली। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कहता है कि मीनिंगलेस, ट्रिवियल, सुपरफ्लस। मीनिंगलेस मतलब मीनिंगलेस जिसका कोई अर्थ नहीं हो, अर्थहीन, जिसका अर्थ नहीं हो, अर्थहीन। यहाँ अर्थहीन जिंदगी से नहीं बात है, ये मेंटन कंसर्न है, मीनिंगलेस कंसर्न नहीं। क्योंकि आप जब संसारिक जीवन जीते हैं तो मीनिंगफुल है, वो मीनिंगलेस नहीं है। ठीक है, तो कहता है ये मीनिंगलेस कंसर्न से ये नहीं होगा। मीनिंगलेस मतलब अर्थहीन होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। ठीक है, वो मीनिंग है अगर आप वर्ल्डली लाइफ जीते हैं, उसमें बच्चे हैं आपके, जिसका नाम है सम्राट, जिसका नाम है फलना, जिसका नाम है चिल्ला, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रोएगा तो उसको खुश करने के लिए ले जाना पड़ेगा दुकान। लो बेटा तुम क्या खाओ? बिस्किट खाओ। लो बेटा तुम चॉकलेट खाओ, खुश रहो। ठीक है, ये सभी चीजें जो है आती है, आप जो वर्ल्डली लाइफ में जी लेंगे उसकी भी मीनिंग्स है। 1 घंटा हो गया, इट्स ओके। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है महत्वहीन, अनइम्पोर्टेंट, जिसका कोई महत्व नहीं हो। ठीक है, ट्रिवियल हो गया। ट्रिवियल केस मतलब महत्वहीन केस, इसमें कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें ट्रिवियल केस जनरली आता है। ठीक है, जैसे एक ही एलिमेंट ले लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट लिए और उससे ग्रुप बन गया तो ट्रिवियल केसेस में आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रिवियल जो होता है इसका होता है मीनिंगलेस, तो ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, ये इसको कहते हैं अनइम्पोर्टेंट कहते हैं।
इंपॉर्टेंट नहीं कहते, इसको अनइम्पोर्टेंट कहते हैं। जो ट्रिवियल देख रहे हैं इसका मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, इसका मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब ये इजी, कोई बात नहीं, जनरल बात है, इसमें कोई मीनिंग नहीं, बहुत बड़ा इसका चीज नहीं, अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस होता है कि आपकी जरूरत थी एक शर्ट की, एक फुल पैंट की, और आपने 10 गो शर्ट ले लिया, 10 गो फुल पैंट ले लिया, 2-4 गो टोपी ले लिया, जबकि आपके माथा में बाल था ही, उसके बावजूद भी आपने टोपी ले लिया। ठीक है, जूता 4 गो था ही, फिर भी आपने जो है नया नया अच्छे अच्छे कंपनी का ले लिया। तो जो जरूरत नहीं, उसके जरूरत के अलावा जो चीजें होती है वो सुपरफ्लुअस रहता है। ठीक है, नीड्स के अतिरिक्त जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। मोर देन दे वांटेड नॉट नीडेड, जिसकी जरूरत नहीं है उसके अलावा जो बातें करते हैं तो हो जाएगा आपका सुपरफ्लुअस, अनावश्यक जो हो गया, जिसकी जरूरत नहीं है। अब आगे जो देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो देखेंगे ये है माउंटेनियरिंग इन बैड वेदर इज डेंजरस। ये बैड वेदर है, बैड मतलब यहाँ होगा बुरा, बैड ये क्या है, बुरा, वेदर, वेदर मतलब खराब, ऐसा मौसम जिसमें आंधी हो, तूफान हो, स्नोफॉल हो, नॉर्मल नहीं हो मौसम, बैड वेदर है। तो कहता है कि उसके बैड वेदरिंग में अगर पहाड़ पर चढ़ते हैं, माउंटेन मतलब होता है पहाड़, और माउंटेनियरिंग मतलब होता है पहाड़ पर चढ़ने की जो होती है पर्वतरोही करण, तो पर्वतरोही जब करते हैं आप, पर्वत पर चढ़ते हैं आप, और उस समय अगर मौसम कैसा हो, बैड हो, कहता है माउंटेनियरिंग इन बैड वेदर इज डेंजरस, वो आपका के लिए क्या हो जाएगा, वो खतरनाक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। तो माउंटेनियरिंग इन बैड वेदर इज डेंजरस, डेंजरस मतलब खतरनाक, आपके लिए खतरा होगा, पेरिलस होगा, हैजार्डस होगा, आपकी जान जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया माउंटेनियरिंग इन बैड वेदर इज डेंजरस। जो माउंटेनियरिंग होगा बैड वेदर में वो क्या होगा, वह खतरनाक होगा, वह क्या होगा, खतरनाक होगा। ठीक है, अब इसमें दिया है थ्रेटनिंग, सैकी, पेरिलस, स्लिपरी। जो थ्रेटनिंग है वो होता है आपको थ्रेटन करना, धमकाना, भयभीत करना, वो थ्रेटनिंग के सेंस में होगा। सेकी, जैसे ये हाथ है, आपका हाथ ऐसे ऐसे करने लगा, ये सेकिंग है, जब पृथ्वी जब ट्रेम्बलिंग के सेंस में, सेकिंग मतलब सैकी, सैकी जो गया ट्रेवलिंग के सेंस में, जैसे भूकंप आता है पृथ्वी क्या होगा, ऐसे ऐसे ट्रेमिंग करने लगती है। ठीक है, ट्रेम्बल उसके लिए, जिसमें इस तरह से ट्रेम्बल करना है, तो ये जो है सेकिंग इसी सेंस में होता है, जब क्या हो, जब इस तरह से करने लगे वो सैकी। ठीक है, उसको तो पेरिलस, पेरिलस जो होता है वो डेंजरस कोई पेरिलस होता है जिसमें खतरा हो, जिसमें हैजार्डस हो, जिसमें रिस्क हो कि आप गिर सकते हैं, आपकी जान जा सकती है। ठीक है, तो ये जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो हो जाएगा डेंजरस का यहाँ पर हो जाएगा पेरिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरिलस हो जाएगा। ठीक है, ये पेरिलस हो जाएगा, आपका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो होगा वो पेरिलस हो जाएगा। ठीक है, तो पेरिलस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द डेंजरस, तो पेरिलस हो गया। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं। स्लिप, हाँ स्लिपरी एक वर्ड है। स्लिपरी तो जानते हैं, जहाँ फिसलन वाली जो जमीन होगी, जहाँ पर फिसल जाएंगे उसको स्लिपरी। तो कंफ्यूजन कर दिया है, अगर बेड वेदर हो तो ये सभी चीजें, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो है डेंजरस का वो क्या हो जाएगा, पेरिलस। ऑडियंस रिटेंशन घट जाएगा, ऑडियंस रिटेंशन मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन का हो गया ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे कहता है कि स्केलर, स्केलर मतलब रिलेट टू स्टार। ठीक है, स्केलर ग्रुपिंग्स टेंड टू बी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब नॉट लिमिटेड। जैसे आपसे पूछा जाए कि लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या अंतर है, लिमिटेड जो था वो बाउंड्री युक्त होता है, वो सीमित होता है, और अनलिमिटेड कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, वो लिमिट नहीं है, वो हो गया अनलिमिटेड। तो ये जो देखिए फाइनाइट, फाइनाइट मतलब होता है लिमिट होता है, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिट। ठीक है, वो निश्चित पर जो है पहुंचेगा वो,
लेकिन जब इन्फिनाइट देंगे तो उसका मतलब क्या होगा, अनंत, कोई उसका अंत ही नहीं हो, अनंत। तो ये अनंत और अनलिमिटेड दोनों कैसे समझिए, जहां पर आप टायर्ड महसूस करने लगते हैं तो वैसी जगह कहते हैं आप अनलिमिटेड, वैसी जगह आप कहते हैं इनफिनाइट। तो हियर अनलिमिटेड इज सिमिलर टू इनफिनाइट इन सेंस ऑफ मीनिंग, ठीक है। कहता है स्टेलर ग्रुपिंग, जो तारों की जो समूह है, जो ग्रुपिंग्स है, टेंड टू बी अनलिमिटेड, ये बहुत है, अनंत है, असीमित है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब लेंदी, लेंदी में तो क्या होता है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है। जैसे होता है आपका आंसर बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा लिखे हैं, थोड़ा कंसाइज लिखिए, उसमें कॉम्पैक्ट लिखिए, बातें जो कम शब्द में अच्छा आ जाए तो वो हो जाएगा आपका। कॉम्पैक्ट में बोलेंगे, कंसाइज बोलेंगे, और लेंदी में क्या कहेंगे, बड़ा हो गया, ये बहुत बेहतर नहीं है। लेंदी बड़ा के सेंस का होगा। हेवनली, हेवनली मतलब हो गया स्वर्ग से जुड़ा हुआ, जन्नत से जुड़ा हुआ, या हेवन से जुड़ा हुआ, या हेवनली बॉडी से जुड़ा हुआ, जो आसमान जो आकाश से पिंड है उसके लिए यूज किया गया हेवनली। ह्यूज, ह्यूज का मतलब था बहुत बड़ा, ह्यूज विशाल, ह्यूज का हो गया विशाल, जिएंट, गिगेंटिक, ये सब जो हो जाएगा ह्यूज के सिनोनिम्स में आ जाएगा। तो ये ह्यूज भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, मतलब आंसर डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो क्वेश्चन इसमें है, कहता वन हु रूल्स विथ अनलिमिटेड पावर, एक व्यक्ति जो रूल्स करता हो अनलिमिटेड पावर, नॉट लिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब सीमित नहीं है उसकी क्षमता, असीमित है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, जो चाहे सब चीज कर सकता हो, वो क्या हो गया, अनलिमिटेड पावर, इज कॉल्ड ए डिक्टेटर। और उसे क्या कहा गया है, डिक्टेटर कहा गया है। ऐसा शासक जिसके पास अनंत क्या हो, क्षमता हो, पावर हो, शक्ति हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिक्टेटर। डिक्टेटर कहता वन हु रूल्स, जो रूल करता हो, जो शासन करता हो, विथ अनलिमिटेड पावर, बहुत ज्यादा क्षमता लेकर, शक्ति लेकर के जो चाहे वो कर ले, ठीक है, स्वेच्छाचारी जो शासक हो, उसी को हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड पावर वाले शासक कहते हैं। एज कॉल्ड ए डिक्टेटर, उसे क्या कहा जाता है, डिक्टेटर। जैसे पाकिस्तान में अधिकांशतः जो शासक हुए हैं वो कैसा हुए हैं, डिक्टेटर हुए हैं। उन्होंने क्या किया है, मिलिट्री कॉप्ट कर लिया है, किसका, वहां के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका। अभी लेकिन वहां पर भी डेमोक्रेसी सेटअप है और डेमोक्रेसी कम है। लेकिन आपके जो बगल में जो म्यांमार है, वहां पर जो रूल हो रही है वो डिक्टेटरशिप की रूल है। कौन सी रूल है, वो डिक्टेटरशिप की रूल है, ठीक है, वो डिक्टेटरशिप है। तो अभी जो है ये डिक्टेटर जो है, वन हु रूल्स विथ अनलिमिटेड पावर, जब कोई सत्ताधारी क्या करे, अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज करे, तब उसको हम लोग डिक्टेटर कहते हैं। तो उसके लिए जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा वो होगा ऑटोक्रेट। वो क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट। जो ऑटोक्रेट देख रहा है, ये ऑटोक्रेट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द, ये ऑटोक्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। कहता वन हु रूल्स विद अनलिमिटेड पावर इज कॉल्ड डिक्टेटर, उसको हम लोग डिक्टेटर कहेंगे। और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ऑटोक्रेट यूज करेंगे। अब इसमें जो और वर्ड है, ऑटोक्रेट मतलब जो स्वेच्छाचारी हो, निरंकुश हो, अपने हिसाब से शासन करता हो, वो किसी से सलाह नहीं ले, रूल में क्या गुड है क्या बैड है, अपने हिसाब से जब शासन करने लगे और असीमित शक्तियों का प्रयोग करने लगे, ऐसे रूलर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोक्रेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोक्रेट कहते हैं, ऑटोक्रेट, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड दिया गया एनार्किस्ट दिया है। अब एनार्किस्ट क्या है, इसके बारे में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, उसके बाद जो है मार्क्सिज्म,
ठीक है। उसी तरह से जो है ना एनार्किज्म जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। एनार्किज्म कहता है कि जो वेल इस्टेब्लिश्ड जो भी स्ट्रक्चर्स है उस स्ट्रक्चर्स में कहता है कि ये स्ट्रक्चर्स जो है वो हार्मफुल स्ट्रक्चर्स है और इसको सोसाइटी के लिए खतरा माना है, डेंजर माना है, या सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करने वाले स्ट्रक्चर्स को माना गया। तो इस तरह के जिसके अंदर में बिलीव होता है, इस बिलीव वाले कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं एनार्किज्म। एनार्किज्म जो होता है, एनार्किज्म जो है वो डिनाई करता है एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट को एज ए सेंस ऑफ वेलफेयर। मानता है कि जो स्टेट है वो वेलफेयर वाले नहीं है, बल्कि वो शोषक है, वो एक्सप्लॉइट करने वाले तत्व है। ठीक है। जो एनार्किस्ट होंगे वो स्टेट के जो एग्जिस्टेंस है उसको सकारात्मक नहीं मानेंगे, बल्कि मानेंगे कि ये जो है वो हार्मफुल है, वो हानि पहुंचाने वाला कदम है सोसाइटी का, इस तरह के चीज़ों का फॉर्मेशन करना या इसका होना। तो स्टेट के वेलफेयर एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करते हैं कि आपके लिए बिलीव कर सकते हैं, मैंने ये वेलफेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता, बल्कि ये हार्मफुल है। तो एनार्किस्ट क्या चाहेगा कि इसको जो है रूट आउट करके इसको क्या करता है, जड़ से उखाड़ के फेंक दे। तो जो कोई भी जो वेल स्टेब्लिश्ड रूल होगा, वेल स्टेब्लिश्ड सेटअप होगा, वेल स्टेब्लिश्ड ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की जो बात करेगा वो कौन करेगा, एनार्किस्ट करेगा। वो बिलीव नहीं करेगा स्टेट की पावर पर, उस पावर पर जिस पावर को स्टेट कहता है, ऑलवेज एडवोकेसी करते रहता है कि मैं पीपुल्स के वेलफेयर की बात करता हूँ, मैं जनता के वेलफेयर करने वाले राजा हूँ या शासक हूँ। तो एनार्किस्ट जो होता है उसको कहता है अराजक तत्व कहते हैं। ये अराजक तत्व है, ये जो है बिलीव नहीं करते हैं किसमें, स्टेट के वेलफेयर के बारे में। बापू के बारे में भी, जो हमारे बापू है जो गांधी जी है, उनको भी जो है एनार्किस्ट के संयम में माना जाता था, इसलिए कि वो चाहते थे बापू की ऐसी सोसाइटी हो जो स्टेटलेस सोसाइटी हो, और ऐसा कोई भी कंसेप्ट जिस कंसेप्ट में स्टेटलेस की बात करती हो उस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहेंगे, उस कंसेप्ट को हम कहेंगे एनार्की कहेंगे। ठीक है, एनार्की कहेंगे, और वैसे व्यक्ति को जो है एनार्किस्ट कहेंगे। तो बापू हमारे जो थे वो जो है स्टेट के जो क्षमता था, स्टेट के जो पावर था, उस पावर को भी ये नहीं समझते थे कि ये बहुत बड़ा वेलफेयर करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए चाहते थे सोसाइटी एक ऐसी अवस्था में पहुंचे जिसके कारण जो है सोसाइटी के हर व्यक्ति वेल डिसिप्लिन्ड हो, सेल्फ जो है डिसिप्लिन्ड हो, और उसको कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचाए, सब एक दूसरे से म्यूचुअली रहे, बढ़िया से रहे, बेहतर ढंग से रहे। इस तरह के जो है सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के पर बिलीव करते थे बापू। ठीक है। तो एनार्किस्ट मतलब बताया कि जो बिलीव नहीं करता हो स्टेट के एग्जिस्टेंस पर, और उसको ऑलवेज रूट आउट करने के चक्कर में रहो, स्टेट को तोड़ फोड़ उखाड़ के फेंकने के चक्कर में रहो, या कोई भी जो वेल स्टेब्लिश्ड ऑर्डर रहे उस ऑर्डर को रूट आउट करने के चक्कर में हो, उखाड़ के फेंकने के चक्कर में हो, उसको नहीं मानने के रहे, तो उसको हम लोग एनार्किस्ट कहते हैं। और ये एनार्किस्ट वायलेंस भी कर सकता है। ठीक है, तो वायलेंस भी बातें आ सकती है एनार्किस्ट। उसके बाद आपका है इगोइस्ट, जो ऑप्शन सी है इगोइस्ट। इगोइस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं बड़ा ईगो करता है जी, अपने बहुत काबिल समझता है, समझो तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की जब बातें आती, किस व्यक्ति के लिए आती है, जो इगोइस्ट टाइप के लोग हैं, जैसे आप, वो अपने बारे में ही सोचेगा, और अपना जो है ना अपना घमंड रहे, घमंडी टाइप के जो लोग होते हैं उसको सेल्फ सेंटर्ड जो पीपल हो गए, वो क्या हो जाएंगे, इगोइस्ट टाइप के। वो दूसरे की बात को समझेंगे नहीं और वही सोचेंगे कि उसका कोई बात मान है। ठीक है, वो ईगो पे ले लेंगे, किसी भी चीज़ को लगेगा उसको हर्ट हो गया। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो आपके बॉस होंगे, अगर आप कोई सलाह दिए, हो सकता है उनको वो सलाह अच्छा नहीं लगे और अपने ईगो पे ले ले, तो फिर जो है आपकी जो है खैरियत नहीं रहेगी। तो वहाँ पर उस तरह के जो बॉस होंगे उसको हम लोग ईगोइस्ट कहते हैं। ठीक है, उसका सिकोफॉन्ट है। सिकोफॉन्ट जो है यह जो है बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये सिकोफॉन्ट टाइप के जो लोग हैं आपको सोसाइटी में बहुत मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मुखिया का चुनाव हुआ, सरपंच का चुनाव हुआ, तो उसमें जो गांव में देखिएगा 4 गो 5 गो जो है मुखिया के इर्द गिर्द में, सरपंच के इर्द गिर्द में बैठे रहेंगे, कहेंगे मुखिया जी आप बहुत महान हैं, आप इतना बेहतर काम किए हैं समाज के लिए कि सब लोग आपसे गदगद हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद बोलेंगे मुखिया जी हमारा तो देवे कर लिए, आपने उधार करिए दिलिए इंदिरा आवास देकर, हमारा कनियनी के नाम पर भी दे देती, कितने अच्छा रहती मुखिया जी, बड़ी नाम लेते रहते सब दिन बाल बच्चा।
अच्छा ठीक है ठीक है। तो ऐसे लोग जो थे उसको कहते हैं हम लोग चापलूस कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं चाटुकार कहते हैं। तो उसी के लिए यूज किया गया है साइकोफॉन्ट। जो लोग फेमस हो, जिसके पास पावर हो, जिसके पास पॉपुलरिटी हो, वैसे लोगों की ऐसी बड़ाई करना और बड़ाई करके उससे इकोनॉमिक इंटरेस्ट या इकोनॉमिक को फायदा लेना, बेनिफिट से लेना, वैसे लोगों को, उस तरह के लोगों को क्या कहते हैं हम लोग साइकोफॉन्ट करते हैं। क्या कहते हैं उसको? साइकोफॉन्ट करते हैं। ठीक है मतलब चाटुकार या झूठी बड़ाई करने वाला, इसको हम लोग कहते हैं साइकोफॉन्ट। अब आगे जो वर्ड है वो हम लोग देखते हैं। वो वर्ड है आपको वो है एनुअल। आगे जो वर्ड आपका पास है वो क्या है? एनुअल, ANNUL, एनुअल। कहता ही वॉज नॉट रेडी विथ हिज एनुअल अकाउंट्स। ही वॉज नॉट रेडी, वह रेडी नहीं है विथ हिज एनुअल अकाउंट्स, अपने एनुअल अकाउंट्स, जो साल का जो लेखा जोखा होता है उसको हम लोग कहते हैं एनुअल अकाउंट। जैसे आपका दुकान है, साल भर में आपको क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, क्या आपने लिया, क्या आपने दिया, उसका पूरा जो विवरणी है वो किस में रहता है? एनुअल अकाउंट्स में रहता है। और यहाँ एनुअल का तात्पर्य हो गया साल भर का, और साल भर का अंग्रेजी होता है ईयर, एक साल का 1 ईयर। ठीक है, तो आप इसी से देख लेंगे एनुअल अकाउंट मतलब ईयरली, इंपॉर्टेंट, मंथली, परमानेंट। एनुअल का मीनिंग क्या आ जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईयरली, मतलब वार्षिक। एनुअल मतलब होता है वार्षिक, ईयरली मतलब ये तो वार्षिक। जैसे मैथ में पढ़ते हैं हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, उसको कहेंगे एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है। तो वो एनुअली का मतलब हो गया एक साल के लिए, एनुअली 1 ईयर। ये ईयरली के एनुअल मतलब ईयर। ठीक है, ही वाज नॉट रेडी, वो रेडी नहीं है विथ हिज एनुअल अकाउंट्स, अपने एनुअल अकाउंट्स। तो इसका जो मीनिंग जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग या ऑप्शंस जो है ए इज करेक्ट ऑप्शन है ईयरली। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मींस क्या था? महत्वपूर्ण। ठीक है, जिसको सिग्निफिकेंट भी कहते हैं। मंथली मतलब होता है एक महीना का, जिसमें 30 दिन, 31 दिन और 28 दिन, अलग अलग महीना अलग अलग होता है, लेकिन जनरली हम लोग मानते हैं 30 डेज को 1 मंथ। ठीक है, मंथली हो गया। उसका परमानेंट, परमानेंट मतलब होता है चिरस्थायी। परमानेंट मतलब होता है अस्थायी या चिरस्थायी, मतलब परमानेंट मतलब सदैव। ठीक है, परमानेंट हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब 99 देखिए, कहता है कि सोसाइटी कैन नॉट डिपेंड, जो समाज होता है वह निर्भर नहीं कर सकता है अपॉन ए फेनेटिक, जो फेनेटिक टाइप के लोग हैं। ठीक है, जो फेनेटिक टाइप के लोग हैं उस पर जो है समाज डिपेंड नहीं कर सकता है फॉर ए गाइडेंस। किसके लिए? गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए, पायनियर के लिए। पायनियर के लिए ऐसे लोग खोजते हैं जो समाज का वेलफेयर कर सकते हैं। जो फेनेटिक लोग होते हैं वो क्या होते हैं? किसी खास जो है फिलॉसफी, किसी खास बिलीव के अंदर में ही रहेंगे, उससे बाहर वो सोच ही नहीं सकते हैं। तो वैसे व्यक्ति की सोसाइटी जो है, सोसाइटी कैन नॉट डिपेंड, वो निर्भर नहीं करता वैसे व्यक्ति से। क्या करने गाइडेंस? तो तुरंत क्या करता है? दंगा फसाद करवा देगा वैसे व्यक्ति। ठीक है, वो हिंसा फैला देगा वैसे व्यक्ति, क्योंकि वो अपनी विचारधारा के लिए इतने वो ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं कि वो जो है दूसरे की जो चीज है उसको समझने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, वो मार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वायलेंस पर उतर जाएंगे। तो सोसाइटी जो है कहता कांट कैन नॉट डिपेंड, वो निर्भर नहीं करता है अपॉन ए फेनेटिक, फेनेटिक लोगों पर, जो फेनेटिक टाइप के लोग हैं। ठीक है, जो फेनेटिक टाइप के लोग हैं उसको उसके जो विचार होंगे, जो रेडिकल्स थॉट्स है किसी चीज के प्रति, उस पर सोसाइटी क्या नहीं करते हैं? गाइडेंस पर डिपेंड नहीं रहते हैं। फॉर गाइडेंस, गाइडेंस मतलब क्या? मार्गदर्शन, या उसको कह सकते हैं उससे सलाह लेने के लिए, जो गाइडेंस सलाह के लिए निर्भर नहीं कर सकते। कहता ऑप्टिमिस्ट, उसका ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया। तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा फेनेटिक का, वो हो जाएगा बिगट हो जाएगा। बिगट का मतलब होता है फेनेटिक का, फेनेटिक का मतलब होता है बिगट। ये मतलब वैसे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जिसकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, उसी आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द में रहेंगे और उस आइडियोलॉजी का सिंपल है वो कट्टर होंगे उस आइडियोलॉजी का। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? फेनेटिक कहते हैं या बिगट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया ऑप्टिमिस्ट, मार्टियर, एनार्किस्ट। जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं उसको कहते हैं अवसरवादी, मौकाप्रस्त। ठीक है, अवसरवादी या मौकाप्रस्त, ऐसा व्यक्ति जो मौका देखे उसका फायदा उठाए, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। और मार्टियर, मार्टियर वैसे कहते हैं जिस व्यक्ति को, वह व्यक्ति जो अपनी जान गंवा दे अपने बिलीव के प्रति, उसको हम लोग मार्टियर कहते हैं।
जैसे हमारे देश की जो आर्मी है या हमारे देश के जो एयरफोर्स है, नेवी है, या हमारे देश की जो पुलिस है, हमारे देश के और भी जो आर्म फोर्सेस है, अपनी सोसाइटी, अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो है जान तक जो है क्या कर देते हैं, आहूत कर देते हैं, बलिदान दे देते हैं। उसी के लिए मार्टियर शब्द यूज किया है। वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग, मार्टियर करते हैं, शहीद करते हैं। लेकिन केवल वैसा ही व्यक्ति नहीं मार्टियर करेंगे, वैसे व्यक्ति जो किसी खास बिलीव के अंदर में जीते हों और उसके उसी बिलीव के कारण उसकी डेथ हो जाती हो, तो उस व्यक्ति को भी मार्टियर कहेंगे, उस बिलीव के लिए जिस बिलीव के कारण उसकी मौत हुई है। तो जो हमारे जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनकी बिलीव जो है वो नेशनलिज्म में बिलीव है, उसकी बिलीव जो है राष्ट्र की सुरक्षा में बिलीव है, और उस सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हो, किसी प्रकार की कोई सेंध नहीं मारे, उसके लिए जान गंवाने वाले जो हमारे वीर जवान होंगे उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मार्टियर। ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंस के लिए जो है हमारे जो देश के जो योद्धा लड़े, जैसे आपने पढ़ा होगा 7 मार्टियर्स के बारे में, जो पटना में जो जाएंगे सचिवालय, तो उसके जो चौराहा है, उस चौराहे में देखेंगे आप 7 को जो है युवक है जो टीनेजर्स एज के हैं, उन टीनेजरों का जो है उसमें आप देखेंगे बना हुआ है, स्टेच्यू बना हुआ है। तो वो क्या थे, मार्टियर्स थे, इंडिपेंडेंस के मार्टियर्स थे, जिसकी बिलीव था कि जो इंडिया होगी वह जो है जो विदेशी जो ताकत है, जो फॉरेन फोर्स जो है, उस फोर्स के अंदर में नहीं रहेगी, और इसे रूट आउट करके, इसको उखाड़ करके फेंक देना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना, फिर अपनी जो है जो सेल्फ रूल्ड है वो सेल्फ रूल्ड गवर्नमेंट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, वो व्यक्ति मार्टियर कहा है। किसके कारण, बिलीव के कारण, विश्वास के कारण। उसका विश्वास क्या था कि हमारा राष्ट्र जो है वह इंडिपेंडेंट होगा, और इस राष्ट्र पर जो रूल करने वाले होंगे वो फिरंगी नहीं होंगे, वो अंग्रेज नहीं होंगे, बल्कि हमारे ही देश के लोग होंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका एनार्किस्ट। मैंने अभी एनार्किस्ट जो है ऊपर में भी मैंने एनार्किस्ट के बारे में बताया। एनार्किस्ट वैसे व्यक्ति कहते हैं जो क्या नहीं करता, जो स्टेट की जो पावर हो उसको वेलफेयर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता हो, वो स्टेटलेस सोसाइटी की डिमांड करता हो, उसको हम लोग कहते हैं एनार्किस्ट, जिसको अराजक तत्व कहते हैं, अराजक कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो हो गया आपका क्या हो गया, मार्टियर हो गया। ये हो गया मार्टियर, ऑप्शन बी हो गया। अब कहता है ये इसमें देखिए, ए बिजी पर्सन कैन नॉट वेस्ट हिज टाइम ऑन ट्रिवियल इशू। मैंने बताया था अभी पढ़ाने के दरमियान में ट्रिवियल जो आया था आपको। ट्रिवियल का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण नहीं हो, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो, महत्वपूर्ण नहीं हो, उसको क्या कहें हम लोग, ट्रिवियल कहेंगे। तो कहता है ये बिजी पर्सन, जो व्यक्ति जो बिजी रहता हो, जो व्यस्त रहता हो, कैन नॉट वेस्ट, अपने समय को वेस्ट नहीं करता। कैन नॉट वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना। ठीक है, बर्बाद नहीं करता है इस टाइम अपने समय को ऑन ट्रिवियल इशू, जो बहुत महत्वपूर्ण इशूज नहीं हो, इंपॉर्टेंट इशूज नहीं हो, उस महत्वपूर्ण इशूज पर अपना जो है महत्वपूर्ण इशू पर ही अपना टाइम देंगे, न कि ट्रिवियल इशूज पर। मतलब जो महत्वहीन है, जो है महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं है, जो इम्पोर्टेंस नहीं है, तो अनइम्पोर्टेंस चीज पर जो है पर समय नहीं देते हैं। जो बिजी व्यक्ति होते हैं वो इम्पोर्टेंट समय पर टाइम, इम्पोर्टेंट मैटर पर या इम्पोर्टेंट इशूज पर, इशूज मतलब मुद्दा, इशूज मतलब मुद्दा, या मुद्दे, यहाँ प्लूरल है मुद्दे, तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसी पर ध्यान देते हैं। वैसे व्यक्ति जो क्या हो, वैसे व्यक्ति जो बिजी हो वो क्या करेंगे, ये बिजी पर्सन कैन नॉट वेस्ट हिज टाइम, जो बिजी व्यक्ति होंगे वो समय को वेस्ट नहीं करेंगे, किसमें, अपने समय को ऑन ट्रिवियल इशूज, वैसे इशूज जो महत्वपूर्ण नहीं हो, मतलब अनइम्पोर्टेंट इशूज हो। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब और भी मीनिंग को देख लेते हैं। रूड, रूड मीन्स क्या था, जैसे आपका बिहेव अगर अच्छा नहीं हो, खराब हो, तो लगता है योर बिहेव इज रूड, आपका जो बिहेव है वो रूड है, अच्छा नहीं है। ठीक है, क्रूड, क्रूड होता है कच्चा, जैसे होता है क्रूड आयल, तो क्रूड आयल जैसे कच्चा तेल के लिए हम क्रूड आयल यूज करेंगे। ठीक है, कच्चा क्रूड यूज करता है, जिसका जो है तैयार नहीं, नॉट प्रिपेयर्ड। क्रूड का मतलब होता है नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, क्रूड का मतलब नॉट प्रिपेयर्ड। अब गुड का जो होता है ना, गुड का रूड जो हो गया, रूड का अपोजिट हो जाएगा मेनर, अब मेनर का अपोजिट हो जाएगा रूड। जैसे आपसे अच्छा बढ़िया व्यवहार कर रहा है तो मैनर्ड पर्सन है, अगर रूडली व्यवहार करेगा रूड है, इसको कोई मैनर्स ही नहीं है। ठीक है,
ट्राइबल, ट्राइबल कहते हैं जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, उसको हम लोग ट्राइबल कहते हैं, जिसको आदिवासी कहें, जो शुरू से जो इस देश के नागरिक रहे हैं वो ट्राइबल कहलाते हैं। ठीक है, जो बाहर की विदेशी ताकतें जो आई वो ट्राइबल नहीं कहलाएंगे। तो भले हमारे समाज में, सोसाइटी में वो एसिमिलेट्स कर गए हैं, वो रह गए, यहाँ का सिटीजन्स है, यहाँ का इस देश के संपत्ति में उसका राइट्स है, अधिकार है, सब चीज़ है, बट दे आर नॉट ट्राइबल। वो यहाँ के इस देश के मूल निवासी नहीं है, वो इस देश के जो है मूल निवासी नहीं है, बल्कि वो देश के निवासी है, क्योंकि मूल उसका जो है कभी उसका रहा होगा कैस्पियन सी के इर्द गिर्द का एरिया, या टर्की के इर्द गिर्द का एरिया, या अरब के इर्द गिर्द का एरिया, या और कोई जो है फॉरेन कंट्री उसके मूल रहे होंगे। ठीक है, जो ट्रैवल होंगे उसका जो ओरिजिन रहा होगा यहीं की जमीन वो भी बने हैं, और यहीं की जमीन में वो रहे, उसके पूर्वज भी और वो भी, और उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राइबल वर्ड करते हैं। जैसे आज जो है इस देश को पहली बार एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मानव की सभ्यता के शुरुआत से मिला है ट्राइबल प्रेसिडेंट। तो ये जो है जो हम लोगों ने जो माननीय मुर्मू जी को जो 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो देख रहे हैं, वह जो है ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, स्वामित्व रखती है, और इनके बारे में हम लोग यह कह सकते हैं कि भारत की जमीन में जब से मानव सभ्यता की प्रारंभ हुई, उस सभ्यता के में जब भारत जैसे कंसेप्ट राष्ट्र का हुआ, या भारत जैसे इंटीग्रिटी जिस किसी शासक ने बनाया, उस तरह के जो है इंटीग्रेटेड रूल करने वाला जो हेड होगा, वो हेड जो हुआ उस देश में नहीं हुआ है। पहली बार जो है हेड ऑफ स्टेट के रूप में इस देश का जो है ट्राइबल जो है देश की शिरोमणि पर पहुंचा। धन्यवाद। ये क्वेश्चंस जो 100 तक था, इसमें आगे है नहीं, तो यहीं पर हम लोग इसको शॉर्ट उल्टा